हाँ। आप सभी को सादर नमस्कार। और मेरी आवाज पहुंच रही होगी आप सब तक। पहले तो श्रवण जी को, प्रोफेसर एनपी सिंह सर को और जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं इग्नू को, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने बहुत ही अच्छे टॉपिक के लिए और कोलैबोरेटिव एक है कि वुमेन डे और उसके बाद साइंस डे को मिला के एक टॉपिक बनाया। और पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैंने अपना जो भी मैंने तैयार किया है उसका जो टाइटल है उसको मैं स्पेसिफाई करूंगी कि वुमेन इन साइंस ब्रेकिंग थ्रू द बैरियर्स। तो बाधाओं को तोड़ना, महिलाओं के लिए बाधाओं को तोड़ना एक विज्ञान में कैसे, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देके इसको बात को शुरू करूंगी और उसके बाद तो बहुत सारी चीजें बताऊंगी। मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है, तो हमारी जो बेसिक डिग्री होती है वो बीएससी एग्रीकल्चर की होती है। बीएससी एग्रीकल्चर तो बीएससी साइंस इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर को भी साइंस के रूप में। तो ब्रेकिंग थ्रू बैरियर्स मैंने सिर्फ इसलिए इस टॉपिक को चूज किया क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने खुद एक वुमेन होके एग्रीकल्चर साइंस पढ़ रही, जो भी एक कम्युनिटी है जिसमें दोनों जेंडर के लोग हैं, मेल भी हैं फीमेल भी है, उसके बैरियर को तोड़ा है। क्योंकि मैं वाराणसी की पहली लड़की हूँ जिसने बीएचयू से एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई शुरू की। और 1989 में जब मैंने एडमिशन लिया तो मुझे, जब मैं काउंसलिंग के लिए गई, उस समय भी एंट्रेंस था, तो लोगों ने पूछा कि आप लड़की हैं और आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगी। तो मुझे लगा कि इसमें क्या बुराई है एग्रीकल्चर पढ़ने में। तो अपनी एग्रीकल्चर जो है वो एक पुरुषों का विषय है। क्योंकि तो मेरा उत्तर ये था कि जो ट्रांसप्लांटिंग होती है, जिसमें सारी जो राइस की ट्रांसप्लांटिंग होती है, जिसको आप लोग जानते होंगे, उसमें सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। तो मैंने उत्तर दिया कि खेतों में तो महिलाएं दिखती हैं, तो एग्रीकल्चर एज ए साइंस पढ़ने के लिए वुमेन के लिए क्यों इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन। तो लोगों ने कहा नहीं, अभी तक कोई बनारस की लड़की पढ़ी नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैंने बैरियर तोड़ा। मैं पहली लड़की बनी जो कि मैंने बीएससी एजी की पढ़ाई। और आज चाहे वो काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड हमारा यूपी कॉलेज है, या इसके पहले मैं जिस कॉलेज में थी, वो जिस यूनिवर्सिटी में था, कोई भी मेरे एज ग्रुप की आपको प्रोफेसर इन एग्रीकल्चर नहीं मिलेगी। तो एक इसलिए मुझे ये टॉपिक चूज करना, मुझे ये अच्छा लगा कि मुझे लगा मैंने खुद ही, एक एग्रीकल्चर भी एक साइंस है और उसके बैरियर को मैंने खुद भी तोड़ा है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक मेरे लिए अच्छा होगा। तो पहली तो चीज ये है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो स्टिल मेल डोमिनेटेड है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंडिया में ऐसा है, पूरे वर्ल्ड में ये एक मेल डोमिनेटेड टॉपिक बना हुआ है कि मतलब मेल जो है वो साइंस पढ़ेंगे। कहाँ ऐसा कब बना दिया गया कि ये एक मेल डोमिनेटेड एक सब्जेक्ट बन गया। और इसकी वजह से बहुत सारे आपको देखिए डीएसटी और डीबीटी की अभी जितनी भी स्कीम्स शुरू हो रही है, वो स्कीम्स में क्या है कि वो सारी स्कीम्स का क्या मतलब है कि वो स्कीम मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन मैं शेयर कर रही हूँ, वो आपको दिख रही होगी। आपको दिख रही है वो स्क्रीन जो मैं शेयर कर रही हूँ? अभी नहीं। हाँ। अभी नहीं। तो ये पहली तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये इशू डिस्कशन के लिए आया क्यों कि वुमेन इन साइंस। अगर हम कहीं भी एक एकेडमिशियन के लिए एकेडमिशियन इन साइंस टॉपिक होना चाहिए। वुमेन इन साइंस क्यों आया टॉपिक? इसका मतलब कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वलिटी, कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। इसलिए हम क्यों नहीं ये डिस्कस करते हैं मेन इन साइंस। हमने डिस्कशन शुरू किया वुमेन इन साइंस। इसका मतलब कुछ जरूर ऐसे पुराने मिथ्स हैं, कुछ बायसनेस हैं, कुछ ओपिनियंस हैं जो रोकती है महिलाओं को साइंस की तरफ जाने के लिए। और ये देखिए ऐसा नहीं है, ये ग्लोबल नहीं इशू हो है। पा रही। हाँ मैडम स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है अभी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? एक सेकेंड। अब हो रही है शेयर? अभी तो नहीं दिखा। स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी तो नहीं दिखा मैडम। एक सेकेंड, आप एक सेकेंड। हाँ अब होना शुरू हो रही है। अब होना शुरू हो गया ना? हो गया। तो ये सबसे पहले हमारे सामने एक इशू आ जाता है कि इसको हमने क्यों बना लिया एक टॉपिक डिस्कशन का।
डिस्कशन का टॉपिक तो हमने बनाया है, हमने ये सोचा है कि हम हमेशा वुमेन इन साइंस, वुमेन इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स, वुमेन इन एग्रीकल्चर, वुमेन इन फाइनेंस, ये हम टॉपिक बनाते हैं। ये एक स्टीरियोटाइप है जो हमने बना लिया है कि कोई भी चीज को हम कोट करते हैं कि हम, ये एक इशू है कि वुमेन जो है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जा रही है, ये, और ऐसा नहीं है। दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अगर आप परसेंटेज भी देखेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ऐसा है, ये सब जगह कॉमन है। और इसके पीछे देखिए, वुमेन साइंस की तरफ गई या नहीं गई, या उन्होंने चॉइस लिया, उनके इस ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्स्टिकल्स क्या थे? पहला तो ये था कि दो फिजिकल एज जो वुमेन की होती है, जो कि साइंटिफिक एक्टिविटी में उसको मतलब अपना पूरा टाइम जो उसको डोनेट करना है साइंटिफिक एक्टिविटी में, वो कोइंसाइड करता है 25 to 45। यही वो पीरियड है जिसमें वो साइंटिफिक, प्रोफेशनल साइंटिफिक एक्टिविटी में वो अपने को डिवोट करके कुछ भी एक अच्छा कर सकती है। वो किससे कोइंसाइड करता है? वो वुमेन की फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन साइकिल से कोइंसाइड करता है। तो जहां भी वुमेन जो है अगर एकेडमिक कैरियर चूज करती है कि हम साइंटिफिक एक्टिविटी में जाएंगे, तो उसी समय उसकी मैरिज होती है, फिर उसके बाद उसकी रिप्रोडक्टिव एज होती है, फिर बहुत सारे बैरियर्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव ऑब्स्टेकल कि साइंस को एज ए कैरियर चूज करें। और साइंस देखिए समय मांगता है। यहाँ पे मेरा ये कहीं से एक साइंस के डिसिप्लिन होने के नाते कहीं से मैं ये नहीं कहूंगी कि बाकी सब्जेक्ट समय नहीं मांगते, सारे सब्जेक्ट समय मांगते हैं, पर साइंस में एक डिवोशन चाहिए होता है। वो डिवोशन कोइंसाइड करता है वुमेन की फर्टिलिटी की एज से। दूसरी चीज एक मनी। अब आप सोचिए कि साइंस डिसिप्लिन पढ़ना एक तरह से आपके लिए वर्क और रिसर्च जो मांगता है, जो बुक्स और जो जर्नल्स में इन्वेस्टमेंट मांगता है, तो वो एक तरह से आप मनी, अगर आप पहले से फोकस हो जाएंगे कि मुझे ग्रेजुएशन करते ही मुझे अर्निंग होनी चाहिए, एडिशनल अर्निंग होनी चाहिए, तो ये डेफिनेटली है कि आप फिर साइंस के रिसर्च में नहीं जा सकते। तो एक सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑब्स्टेकल जो मुझे समझ में आता है फीमेल का नेचर के साथ, एक मनी का आता है। तीसरी चीज होती है फैमिली। या तो हम वुमेन साइंटिस्ट जो हैं उनके मैरिजेस भी ऐसी सेटल करें कि उनके हस्बैंड भी साइंटिस्ट हो, जिसका कि उदाहरण आपको देखने को मिलता है प्रोफेसर पियरे और मैरी क्यूरी का, कि वो दोनों लोग एक ही साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च करते रहे। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं। मैम, योर वॉल्यूम इज टू लो। हेलो 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 मैडम, यहाँ से मुझे सबकी आवाज सुनाई दे रही है। आप अपने वहां वॉल्यूम और नेटवर्क चेक कर लीजिए। नहीं मैम, हम लोग को नहीं सुनाई दे रहा है सही से, बहुत लो वॉल्यूम है। और किसी को भी नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं आ रहा अच्छे से। थोड़ा सा आप अपने सिस्टम की थोड़ा और करिए। आवाज आ रही है, आवाज अच्छा ठीक है, आवाज आपकी सही आ रही है। नहीं मैडम, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ ठीक है, वो नेटवर्क का इशू होगा। तो मैं कहाँ पे थी? मैंने कहा मुझे ऑब्जेक्टिव ऑब्स्टेकल 3 समझ में आते हैं। एक तो फीमेल होना, फिजिकल एज उसका कोइंसाइड करता है, जो उसका साइंटिफिक एक्टिविटी का जो एज ग्रुप है, जो पीरियड है 25 to 45, वो उसका फर्टिलिटी का पीरियड है। फिर मनी, साइंस एक इन्वेस्टमेंट मानता है। आप जब रिसर्च करेंगे तो कभी आपके पास फंडिंग होगी, कभी नहीं होगी। आपको बुक्स खरीदना है, रिसर्च पेपर्स खरीदने, उसका एक्सेस लेना है, मतलब साइंस एक इन्वेस्टमेंट मानता है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप तुरंत अर्न करना शुरू कर देंगे। तीसरी चीज फैमिली वाली आती है। तो इन सारे चीज को देख के हमको ये इशू डिस्कस करने को हुआ कि भाई साइंस, अच्छा इसके साथ साथ अब अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो बहुत सारे आपको मिथ्स देखने को मिलते हैं, जो मैंने एक स्लाइड तैयार की है कि लेट मी टेल यू अबाउट ट्रबल विद गर्ल्स। अब बताइए, नोबेल प्राइज विनर हैं और इन्होंने ये कहा है कि अगर वो लैब में काम करेंगे तो या तो आप उनके साथ प्रेम में पड़िए, या वो आपके साथ प्रेम में पड़ जाएगी। अगर आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो वो रोएंगे। इस तरह के कुछ मिथ्स भी आते हैं। खैर, हर जगह मिथ्स होते हैं, हमको उन मिथ्स और स्टीरियोटाइप से आगे निकल के सोचना है। अब हम वुमेन पे देखते हैं तो हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी है उसमें, पर अगर मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंसेस और इंजीनियरिंग में अगर आप देखते हैं तो बहुत ही लो है। स्टैटिस्टिक्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहले हम चैलेंजेस देखेंगे। अभी तो हमने ऑब्जेक्टिव ऑब्स्टिकल देखे, उसके बाद हम हिस्ट्री में जाएंगे कि आप हिस्ट्री में देखिए कि साइंस में वुमेन ने क्या किया, फिर मैं उसको अपने सब्जेक्ट से भी आपको रिलेट करके बताऊंगी। वुमेन और गर्ल्स हैं, ये अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। अगर अंडर रिप्रेजेंटेड नहीं होते साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में,
तो 2022 की वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, 28% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जिसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में 5 प्रोफेशनल में से 1 फीमेल है। तो आप परसेंटेज उसका देख लीजिए। जेंडर बायसनेस, स्टीरियोटाइप्स, ये शुरू से कॉमन हो चुका है, जो उनको सप्रेस करता है ताकि वो स्टेम फील्ड में वो अपना कैरियर बनाए। उसके बाद उनके पास सोसाइटल नॉर्म्स हैं, एक सर्टेन एज है, जैसे अगर कोई लड़की एमएससी कर लेती है तो वो 23 इयर्स की होती है, अगर वो पीएचडी करने जाती है और पीएचडी पूरी सबमिट करती है साइंस की किसी डिसिप्लिन में, किसी स्कॉलरशिप को लेके, तो वो 30 की हो जाती है। तो फिर फोर्स्ड मैरिज होती है, चाइल्ड बर्थ है, बहुत सारे डॉन्टिंग प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो चैलेंजेस को फेस कर रही है। उसके बाद अब अगर अपने घरेलू परिस्थितियों को देखिए तो वो फैमिली भी रन कर रही हैं, उनके पास बहुत बर्डन है और ड्रीम कैरियर की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाती। इसका ब्राइटर साइड देखिए, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इसका भी एक दूसरा पहलू है। अगर हमने वुमेन को इतना एजुकेट नहीं किया होता और उनको इतना प्रमोट नहीं किया हुआ साइंटिफिक फील्ड में, तो कोविड-19 का जो पैंडेमिक था वो वुमेन इन साइंस के अचीवमेंट को हाईलाइट करता है। प्रोफेसर सारा गिलबर्ट, हु लेड द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। अगर हम इंडिया की सिर्फ बात देखते हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स उनकी पूरी सोसाइटल है, उसमें फाइनेंस भी है, इन्वेस्टमेंट इन साइंस भी है, प्लस उनका जो एक स्ट्रक्चर है साइंटिफिक लेबोरेटरीज का और प्रोफेसर के साथ जो काम करने का जो असिस्टेंट का एक हायरार्की है, वो सारी चीजें अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। तो हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जेंडर गैप है, 23% इनरोलमेंट था, जो कि थोड़ा 32% से 29% इनरोलमेंट हुआ है, यानी डिक्रीज किया है। अब इसका ब्राइटर साइड ये है कि सितंबर 2022 में इंडिया ने एक वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जो क्या करेगा, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट बैकग्राउंड में वो वुमेन को एम्पावर करेगा कि वो अपना कोई भी एडिशन है, वो जो पढ़ रही हैं या कंट्रीब्यूशन है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दे पाए। ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे वुमेन को अपस्किल किया जा रहा है, जैसे लैब टेक्नीशियन के लिए भी जाएं, R&D में भी जाएं, और एक तरह से पूरा रिसर्च और अचीवमेंट है, और यहाँ तक कि ये पूरा विभिन्न कंट्रीज के बीच में भी है। इस तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सितंबर 22 में। अब इसमें ऑनलाइन एजुकेशन जो कि इग्नू है आपका, आप इससे देखते हैं कि इस ऑनलाइन एजुकेशन का एटलीस्ट वुमेन के लिए भी बहुत फायदा मिला है। फॉर एग्जाम्पल, जो वर्किंग वुमेन है वो होम मेकर्स भी हैं, बट वो डबल ड्यूटी में है, और अगर वो एंटरप्रेन्योर है या अगर वो कोई ऐसे साइंटिफिक डिसिप्लिन में है जहां वो ऑनलाइन मीटिंग ले सकती हैं, तो विदाउट हैम्परिंग देयर कमिटमेंट विद द फैमिलीज, एवरी वुमन हैज अ कमिटमेंट विद द फैमिली। हम ये नहीं कह सकते अगर मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ बोल रही हूँ, तो मेरा भी कुछ कमिटमेंट है, मेरे कुछ डेली हाउस होल्ड कोर्स है जो मेरे हस्बैंड के लिए है, मेरे बच्चे के लिए है, वो मुझे पूरा करना है। पर एक ऑनलाइन डिग्री या कोर्स के लिए हम अपने किसी भी फैमिली के कमिटमेंट को हम हैम्पर नहीं कर रहे हैं। हम इस टाइम में अपने उस ऑनलाइन डिग्री और कोर्स को भी कर लें। तो मेरा ये कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ वुमेन, क्योंकि वो अपने कहीं भी हैं, और दूसरे इसके साथ एक ये भी है कि ज्योग्राफिकल बैरियर्स को क्रॉस करता है ऑनलाइन एजुकेशन। तो एक तरह से फाइनेंशियल और पर्सनल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि कोई भी स्टूडेंट है वो एक ऑनलाइन साइंस का कोर्स परस्यू कर सकती है जो उसके चॉइस का है, और जो ज्योग्राफिकल बैरियर भी क्रॉस करके किसी भी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में वो एक्सेस कर सकती है। तो ये भी एक तरह से एक जेंडर बायसनेस जो एक थी कि पूरे वर्ल्ड में जो एक कॉमन थी जेंडर बायसनेस कि साइंस इज कंसिडर्ड एज अ डिसिप्लिन फॉर मेन, तो वो इस जेंडर बायसनेस को ये ऑनलाइन एजुकेशन भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से इसको प्रमोट कर रहा है, एक इंक्लूसिव सोसाइटी दे रहा है कि वुमेन कहीं भी है, इवन एक विलेज में रहने वाली लड़की अगर उसको साइंस में इंटरेस्ट है और उसके फैमिली के साथ कुछ कमिटमेंट है तो वो एक ऑनलाइन कोर्स कर सकती है। उसके बाद भी देखिए महिलाओं के पास अपॉर्चुनिटी कम है, उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग टेक्निकल रोल्स में, वो किसी से भी नहीं छिपा हुआ है। हम अगर हिस्ट्री को देखते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 4 एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि न तो उस समय जो भी कंट्रीज का मैंने एग्जांपल लिया है वो इतने डेवलप्ड भी नहीं थे, पर कितने पायनियर्स उन्होंने सेट किए हैं
4 डिफरेंट वुमेन, मैंने डिफरेंट जगह से इंफॉर्मेशन गैदर की है, 4 डिफरेंट वुमेन को मैं यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले एग्नोडिस है, जो कि एक अर्लीस्ट 300 बीसी की बात है, बिफोर क्राइस्ट, एक अर्लीस्ट वुमेन नर्स थी। और उसके बाद आप देखिए कि इन्होंने, उनकी अर्ली लाइफ जो थी वो मिडवाइफरी में थी, जो कि आप जिसको कहते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट या जो आज की डेट में जो नर्सेज हैं, अर्ली गायनेकोलॉजी में थी, फर्टिलिटी, कॉन्ट्रासेप्शन, अबॉर्शन, इस टाइप की चीजें वो करती थी। और उस समय भी ये प्रोफेशन जो है वो डोमिनेटेड था वुमेन का, क्योंकि वो भाई, ये आप देखिए हमेशा लेबर रूम में वुमेन ही अलाउड होती हैं, पर उन्होंने इसको कैरियर बनाया कि कैसे अगर कहीं पे ये डिस्क्रिमिनेशन है कि वुमेन ही लेबर रूम में जाएंगी, तो वुमेन को लेबर रूम में तो जाना अलाउड था, पर उनको मेडिसिन की प्रैक्टिस करना अलाउ नहीं था। उन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस की। वो एक मतलब उन्होंने जो परिधान पहने वो आदमियों के पहने। और एक हिट्रोफिलस का नाम मुझे मिला, जो एक डॉक्टर थे साइंस के, वो उनके साथ वो एड देती थी। वो पहले जाते थे जो लेबर रूम में, वो महिलाओं को असिस्ट करते थे, तो वुमेन जो है वो रिफ्यूज कर देती थी कि मैं किसी मेल से हेल्प नहीं लूंगी लेबर रूम में। तो जो एग्नोजिस्ट थी, उन्होंने अपना फेमिनिन स्टेटस जो है, क्योंकि वो डॉक्टर मेन की पोशाक में ड्रेस होके उन्होंने सीखना शुरू किया। मतलब कितना स्ट्रगल कर रही है वो कि मैं, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है पर मैं मेडिसिन पढ़ना चाहती हूँ। फिर उसके बाद वो सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। ये मैथिकल है या रियल है, तो ये बहुत जगह से मुझे मिला है कि वो एक रियल वुमेन थी, और वो एक तरह से सिंबलाइज कर रही हैं बिगिनिंग ऑफ वुमेन इन साइंस। तो इस तरह से एक ये एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल फ्लोरेंस नाइटिंगेल का है, जिनका एरा 1820 टू 1910 का, वो भी बहुत पुराना समय है। वो 1820 में उनका जन्म होता है एक वेल्दी अपर क्लास ब्रिटिश फैमिली में, और फिर उसके बाद वो नर्स का वो एक पेशा चूज करती हैं। और वो वहां भी उस समय भी नॉर्म था कि ये कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, और गरीबों के लिए वो काम करना शुरू करती हैं। मेडिकल केयर वो जुटाना शुरू करती हैं, और फिर उसके बाद वो वॉर में फैसिलिटीज देती हैं। वो 38 वुमेन को ट्रेन करती हैं, और एक जो मेन ब्रिटिश कैंप है उसमें 6 मंथ तक वो ट्रेनिंग दे के वो मोर्टेलिटी रेट जो था वो चाइल्ड का, उसको वो रोकने में सहायक होती हैं। वो जो बच्चे मर रहे थे, सफाई व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से सैनिटरी कंडीशन नहीं थे, तो वो मोर्टेलिटी रेट को कम करती हैं। और वो एक तरह से उन्होंने पूरी तरह से कनेक्ट किया क्लीनलीनेस को इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन से, कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही बताया कि कैसे गंदगी में रहने से इन्फेक्शन होता है। और वो उन्होंने एक सैनिटरी लिविंग कंडीशन को एडवोकेट किया, और आर्मी में जो डेथ्स हो रही थी उसको रिड्यूस किया, सैनिटरी हॉस्पिटल, ये सारी चीजें जो है उन्होंने। फिर उसके बाद उनका सेंट्रल रोल आ जाता है एस्टैब्लिशमेंट में रॉयल कमीशन हेल्थ ऑफ द आर्मी में, और उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें स्टैटिस्टिकल डेटा था कि कैसे वो ये सारी चीजों पे जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है उनको मैनेज किया उन्होंने। और ट्रेनिंग स्कूल उन्होंने खोला जिसका नाम रखा गया सेंट थॉमस हॉस्पिटल ऑन 9 जुलाई। नाउ इट इज कॉल्ड एज फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, और ये किंग कॉलेज लंदन का एक पार्ट है। उनको फिर रेड क्रॉस क्वीन विक्टोरिया ने दिया, और she became the first woman to awarded the Order of Merit, and in 1908 she was given the honorary freedom of the city of London. उनका अगर हम ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखते हैं साइंस में, तो उन्होंने बुक्स बहुत सारी लिखी नर्सिंग पे, जो सैनिटरी कंडीशन को डिस्क्राइब करती थी हॉस्पिटल्स के। उनकी जो पॉपुलर बुक्स थी वो हॉस्पिटल्स पे थी। जो सैनिटरी टेक्निक्स है और मेडिकल फैसिलिटीज, वो कितना सेंट्रल इशू था कोविड में, कि सैनिटरी टेक्निक्स और मेडिकल फैसिलिटीज को हर व्यक्ति अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहा था। एंड दैट वाज रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड इनिशियली बाय द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मतलब वो कितना पुराना एरा था जिन्होंने वो सारी चीजों को रिलेट किया। हेल्थ की एफिशिएंसी को कैसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करते हैं, ये सारी चीजें एक वुमेन होते हुए उस स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए वो आती हैं, और एक तरह से पूरे हॉस्पिटल की फैसिलिटी कैसे हम अप्रूव करके, और सैनिटरी कंडीशन को कैसे हम अप्रूव करके मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं, ये पूरा वो मैनेजमेंट कर लेती हैं। उन्होंने एक ऑफिशियल नर्सेस ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया 1860 में, जिसको नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेस कहा जाता है। और मॉडर्न नर्सिंग प्रोफेशन उनके इस लॉन्ग लास्टिंग कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद रखेगा। और नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग में बहुत सारे उनके अचीवमेंट्स हैं। फिर उसके बाद
तीसरी एक लेडी है जिनका मैंने एग्जांपल लिया है, ये बहुत अर्ली सारे एग्जांपल है, सोफी जर्मैन। वो 1776 से 1831 के बीच में उनका एरा था। वो खुद से पढ़ी थी, फैमिली और सोसाइटी दोनों से लड़ते हुए एक मिडिल क्लास गर्ल होते हुए उन्होंने एक मैथमेटिक्स और साइंस की पढ़ाई की थी, और वो पढ़ाई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, वो उन्होंने खुद से पढ़ा था। और उनका एक पेन नेम था जिससे वो कम्युनिकेट करती थी, और उन्होंने एक इलास्टिसिटी और फॉर्मेट्स का लास्ट थ्योरम दिया, और वो फर्स्ट वुमेन थी जिनको फ्रेंच एकेडमी का प्राइज मिला। और उसके बाद मच नोन चेहरा आता है साइंस के, जब भी हम वुमेन इन साइंस की बात करेंगे मैरी क्यूरी को हम जरूर याद करेंगे। मैरी क्यूरी के लिए लाइफ बहुत इजी नहीं थी, बहुत सारी इनके बारे में हिस्ट्री है, और उनका जो एक्सीलेंस है उसको देख के फिर देखिए, फिर वहीं पे जेंडर इनइक्विटी की बात आती है कि उनके एज ए साइंटिस्ट उनका एक्सीलेंस देख के लोग क्वेश्चन लगाते हैं कि वेदर शी इज मैन और वुमेन, यानी कि एक्सीलेंस इज ओनली लिमिटेड टू मैन। ये मुझे ये जो कोट था ये मैंने स्पेशली अपने पावर पॉइंट में जो ये स्लाइड है उसमें ऐड किया, साइंटिस्ट पार एक्सीलेंस मैन और वुमेन, यानी कि एक्सीलेंस इज ओनली लिमिटेड टू मैन। इसी स्टीरियोटाइप को हमको तोड़ना है कि एक्सीलेंस इज नॉट लिमिटेड टू मैन, और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। हम इसे ये नहीं कह सकते कि हमारा इंडिया में ये प्रॉब्लम है, और ये इस टैबू को हमको तोड़ना है, इस मिथ को तोड़ना है, स्टीरियोटाइप को तोड़ना है कि एक्सीलेंस का कहीं से जेंडर से रिलेशन नहीं होता है, जिसको बहुत बेसिक एजुकेशन लेके मैरी क्यूरी ने तोड़ा। और उनकी हिस्ट्री हम देखते हैं तो वो पेरिस गई और उन्होंने वहां पे उनकी जो बेसिक फिजिक्स और मैथमेटिक्स की डिग्री थी वो ऑब्टेन की, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ऑब्टेन की, और फिर उसके बाद वो अपने हस्बैंड की जगह पे प्रोफेसर जनरल फिजिक्स की बनती हैं। और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी जैसे इंपॉर्टेंट जो फेनोमेना है फिजिक्स का, उसको वो केमिस्ट्री का उन्होंने डिस्कवर किया। और क्यूरी का रिसर्च और एनालिसिस जो है पोलोनियम और रेडियम की भी रिसर्च की तरफ सेंट्रलाइज होता है। उन्होंने रेडियम को रेडियो एक्टिव रेजिड्यू से लार्ज क्वांटिटी में निकालने का पूरा वो प्रोसेस वो किया। बहुत सारे उनके आपको मिलेंगे। मेरे ख्याल से जब हम वुमेन इन साइंस की बात करेंगे तो कहीं से भी हम मैरी क्यूरी के नाम को भूल नहीं सकते। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है वो गुडाल का है। उन्होंने एक पॉपुलेशन ट्रस्ट बनाया था जिसकी वो पैटर्न थी, और एनिमल के साइंस पे उन्होंने काम किया था। उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ एनिमल साइंस पे काम किया था, और उनकी अर्ली लाइफ जो थी वो लंदन में थी। वो उनको एक उनके फादर ने चिंपैंजी का टॉय दिया था, उस टॉय की वजह से उनका इंटरेस्ट जगा उस पे, और उसके बाद उन्होंने इथोलॉजी पे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर पे उन्होंने काम किया। और उन्होंने 1977 में जेन गुडैल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया, जो कि बॉम्बे के रिसर्च को ईस्टर्न अफ्रीका में वो पूरा एस्टैब्लिश करता है, एनवायरमेंटल इश्यूज को डील करता है। इनका ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। और फिर उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड के लार्जेस्ट चिंपैंजी फाउंडेशन को वो बोर्ड मेंबर थी, और उन्होंने बहुत सेव किया। शी कंट्रीब्यूटेड टू स्टडी ऑफ सोशल लर्निंग, प्राइमेट कॉग्निशन, थिंकिंग एंड कल्चर इन वाइल्ड चिंपैंजी, और उसके बाद उनको बहुत सारे ऑनर्स मिले। तो ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट थे। अब हम चले आते हैं अपने करंट स्टेटस पे। हमें ये बताना है कि ये जो स्टीरियोटाइप बना है वो किसी एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि वुमेन इन साइंस थी इसलिए हमने स्टीरियोटाइप बना लिया कि प्रेजेंट भी वुमेन इन साइंस नहीं होगी। नहीं, हिस्ट्री मैंने आपको दिखा दी, कितनी अर्ली हिस्ट्री 300 BC से शुरुआत होती है वुमेन का कंट्रीब्यूशन साइंस में। अब हम चले आते हैं अपने करंट स्टेटस पे। अगर हम करंट स्टेटस पे देखते हैं तो आप कहेंगे आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में, आपके इग्नू में वुमेन का आपको हर जगह दिखेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं दिखेगा। Participation of women in research in science is low. Presence in high position in academic is low as well. मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। मुझे नहीं मिलता है उत्तर प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ जो 20 साल पहले असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ हो। अब बहुत एग्रीकल्चर लड़कियां पढ़ रही हैं। एक सीरियस लीकेज भी है पाइपलाइन में, कॉलेज टू यूनिवर्सिटी में। वो लीकेज क्यों है वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मनी मैटर करता है, उनका जो फर्टिलिटी का पीरियड है वो मैटर करता है, फैमिली इश्यूज मैटर करते हैं। अगर हम देखते हैं
तो हाई पोजीशन एकेडमिक्स में अगर हम स्टैटिस्टिकल डेटा देखते हैं तो अबाउट 5 to 10% है। प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में देखते हैं तो वो और भी कम है, 2%। ओनली 1 वुमेन एकेडमी प्रेसिडेंट है, 75 ईयर हिस्ट्री अगर आप देखते हैं तो। मेनी ऑफ द मेजर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस दे नेवर हैड अ वुमेन डायरेक्टर। दिस इज द रियल सिचुएशन ऑफ इंडियन सिनेरियो, कि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं उसमें एक आध को छोड़ दिया जाए तो वो कभी आपको वुमेन डायरेक्टर नहीं दिखते हैं। एक लीकेज है पाइपलाइन में, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक जाते जाते वो 40% से 30% हो जाता है, पीएचडी से 25% है। सक्सेसफुल साइंटिफिक कैरियर तक पहुंचने वाली सिर्फ 10% लड़कियां हैं। यानी शुरू तो करती हैं वो कॉलेज में, आपको और हमारे और आपके कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां साइंस पढ़ते हुए दिखेंगी, यूनिवर्सिटी तक 30% ही जाती है क्योंकि तब तक उनकी मैरिजेस हो जाती है, पीएचडी के बाद कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाती है, इसलिए वो 25% हो जाती हैं। और अगर उनका वहीं पे रुक गया कैरियर तो वो सक्सेसफुल साइंस कैरियर में 10% ही पहुंच पाते हैं। तो ये ड्रॉप जो है पीएचडी का और जो भी साइंस में रिसर्च का, सिर्फ हम पीएचडी नहीं कह सकते, पीएचडी तो एक फॉर्मल डिग्री हो गई। वुमेन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स साइंस के लीकेज को अगर हमको रोकना है तो हमको उनके लिए जो है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। इसके भी बहुत सारे मैंने अपने स्लाइड में कुछ इंप्लीमेंटेशन भी ऐड किया कि हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट का बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। भले हम उसको इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहे हैं, वुमेन डे और साइंस डे को मिला के, कुछ चीजें अगर आप हिस्ट्री से देखें तो बहुत सारी चीजें बेटर थी। फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड रॉयल सोसाइटी की कैथलीन थी। 1979 में ब्रूहैट वाज द फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड टू द फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस। फ्लोरेंस सैबिन elected in 1925 was the first woman member of the NAS, whereas Janki Anmal was founding fellow of the Indian Academy of Science in 1934. She was the first director of Geological Survey of Independent India. यहां पे स्टीरियोटाइप इन्होंने तोड़ा जो था कि वुमेन इन साइंस और इट इज डोमिनेटेड बाय मेल, इसको ये कितना अर्ली इन्होंने तोड़ दिया 1934, और हम 90 साल बाद उन चीजों से अपने को अलग नहीं कर पाए। 1934 में वो स्टीरियोटाइप को तोड़ देती हैं और फर्स्ट वुमेन फेलो बनती हैं फिजिक्स डिवीजन की, और एक एकेडमी में दूसरे में। उसके बाद हम चले आते हैं आनंदीबाई जोशी पे, तो फर्स्ट हिंदू वुमेन टू ऑब्टेन अ मेडिकल डिग्री इन द यूएस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। ऑब्स्टेरिक्स पे उन्होंने काम किया और उन्होंने मराठी अल्फाबेट्स को सीख के वो यूएसए गई, और फिर खैर वो बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई। मेरे ख्याल से वो रहती तो इतने सारे जो वुमेन इन साइंस वाला डिस्कशन, इस तरह के लोग जो पायनियर थे उनकी लाइफ की लॉन्गेविटी नहीं थी, इस वजह से भी हम इस चीज को आज तक नोटिस नहीं कर पाए कि व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट डीजी अगर हम देखते हैं इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे की तो पद्मश्री अवार्डेड है, रिनाउंड बॉटनिस्ट हैं, प्लांट साइटोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने जेनेटिक्स और इवोल्यूशन पे काम किया। उसके बाद ये एक आरजे हंस गिल का मुझे मिला है, वो अब देखिए ये भी यहाँ पे एक आता है, वो स्कूल बॉय का कपड़ा इसलिए पहनने लगी क्योंकि उनको ऐसे स्कूल में जाने को मिले जहां पे लड़के डोमिनेट कर रहे हैं। यानी देखिए वो कितना निकलने की कोशिश कर रही है, ये हर जगह है। इसीलिए मैंने अपने इस लेक्चर का टॉपिक रखा कि वो बाधाओं को तोड़ते हुए एस्टैब्लिश होना चाहती है साइंस में। अगर हम लीडरशिप रोल में टेक इंडस्ट्री में देखें तो 19% टेक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपको मिलेंगी, 15% सीईओ मिलेंगी। अगर हम बिग टेक कंपनीज में देखते हैं तो आप स्टैटिस्टिकल डेटा देख लीजिए, टोटल वर्कफोर्स देख लीजिए, उसमें लीडरशिप जॉब्स कितनी वुमेन के पास है वो देख लीजिए, और टेक जॉब्स कितनी है। यानी टेक जॉब्स तो वो पा जा रही हैं अपनी योग्यता से, पर वो लीडरशिप नहीं पा रही है। उस लीडरशिप को नहीं पा सकने के भी बहुत सारे कारण, मैंने बहुत जगह बहुत सारी चीजें पढ़ी कि हायर एजुकेशन में अगर हम देखते हैं, अगर एनरोलमेंट रेट्स को देखते हैं तो आप देखिए यहाँ से पूरा बैचलर ऑफ आर्ट्स में कितना एनरोलमेंट है, बैचलर ऑफ कॉमर्स में कितना है, साइंस में कितना है, ये सारा एनरोलमेंट रेट आपको दिख रहा है। आर्ट्स में वुमेन का ज्यादा दिख रहा है, उसके बाद कॉमर्स में वुमेन का कम हो जाता है, साइंस में वुमेन का ज्यादा एनरोलमेंट रेट है। तो आखिर ये ड्रॉप आउट आ रहा है, ये एकदम। और रिसेंट अगर हम देखते हैं तो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट कोर्सेज में मेल और फीमेल का ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है
कि कितने % जो है वो फीमेल है पीएचडी, एमफिल, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज में। तो ये स्टैटिस्टिक्स भी कुछ क्लियर करता है, जो जिसकी वजह से आज ये टॉपिक हमको चूज करने की जरूरत पड़ी है। अगर हम ये पार्टिसिपेशन देखते हैं, टॉप 6 स्टेट एज पर एनरोलमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, तो वहां भी हमको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। हाउएवर नंबर जो है वो घट रहा है लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन पे। हम ये नहीं कह सकते, अगर आप छोटे कॉलेज में चले जाएंगे आपको साइंस में बहुत स्टूडेंट मिलेंगे, पर अगर आप उसको हायर स्टडीज में ले जाएंगे, आप आईआईटी, आईआईएम में चले जाएंगे या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में चले जाएंगे, तो नंबर ऑब्वियसली घट जाएगा। जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो कम होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आईआईटीज है, आईसर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, फ्रैक्शन ऑफ वुमेन स्टूडेंट लोअर है यूनिवर्सिटी में, और इनका जो नंबर है वो कब से बहुत तेजी से गिरता है, आफ्टर पीएचडी के बाद बहुत तेजी से, यानी आपको ग्रेजुएशन में वुमेन मिलेंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलेंगी, आफ्टर पीएचडी उनका नंबर डिक्रीज कर जाएगा। उसी तरह फैकल्टी पोजीशन में प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन में उनका, अगर आप देखिए परसेंटेज ऑफ वुमेन साइंटिस्ट, तो आप देखते हैं यहाँ पे पूरा एक ग्राफ है कि डीबीटी में कितनी % है, आईसीएमआर में, डीएसटी में, डीएमई, सीएसआईआर में। तो एक तरह से आपको बहुत होपफुल सिचुएशन नहीं दिखती है हर जगह। आपको एक माइनरी हम कह सकते हैं, अब हम इसको माइनॉरिटी तो नहीं कहेंगे बीइंग अ वुमेन, बट द नंबर ऑफ वुमेन इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मच लिमिटेड। अगर हम फैकल्टी में देखते हैं, फैकल्टी का परसेंटेज देखते हैं, एकेडमिक फैकल्टी और साइंटिफिक फैकल्टी का, तो वो भी हमारे पास एक क्लियर कट एक डेटा निकल के आता है, बहुत रिसेंट तो नहीं है, पर उसके बाद भी 2022 का भी देखा गया तो बहुत इस तरह का कहीं से नहीं है जिसको हम कहीं स्लाइड वाइज रिप्रेजेंट कर सकें कि देयर इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन एज अ फैकल्टी एंड एज एन एकेडमिशियन इन द लीडिंग इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ द इंडिया। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इसको कैसे करेंगे। तो समय समय पे देखिए हमारे जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है वो एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाती है, बहुत सारी योजनाएं। मैंने तो जब सर्च करना शुरू किया तो मुझे बहुत सारे वुमेन के प्रोग्राम्स दिखे जो कि प्रमोट कर रहे हैं, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वुमेन का उसको प्रमोट करते हुए। एक ये बुक है जिसमें स्मॉल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, साइंस डन बाय वुमेन, ये उन सब की स्टोरी है। वो एक मेंटरशिप है जो कि बच्चों को और स्टूडेंट्स को कि कैसे आप फ्यूचर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। दिस बुक हैज बीन पब्लिश्ड अलोंग विद नॉन एकेडमिक पब्लिशर, और फिर उसके बाद इसमें एक डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। फिर एक रीजनल प्रोग्राम है रूरल एरिया का, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक चेतना करके प्रोग्राम चलाया है, और जिसमें कि चूज किया गया यंग गर्ल्स को। फिर उसके साथ एक सैमसंग और इन्फोसिस का भी फाइनेंशियली सपोर्टेड प्रोग्राम है। बहुत सारे प्रोग्राम्स मुझे अलग अलग जगह मिले कि ये वुमेन की जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करते हुए उनके साइंस के डिसिप्लिन को पढ़ने की जो अंदर की इच्छा है उसको प्रेरणा देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाए हैं। और फिर एक 10 डेज का प्रोग्राम है स्टेम सब्जेक्ट्स का, ताकि वो अच्छे से समझे, रूरल पॉपुलेशन के लिए स्पेशली ये चलाया गया है। फिर फ्रैक्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, आप देखिए आईआईटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्मॉल है, पर आप देख लीजिए आईआईटी में गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है। आईआईटी में अगर आप रिजर्वेशन की कैटेगरी देखिए तो डिस्पाइट ऑल अदर रिजर्वेशन देयर इज आल्सो रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स। और ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ती हुई लड़की को देखते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग में अब लड़कियां बहुत मिलने लगी हैं। एक समय था जब मैं बीएचयू में पढ़ती थी, मेरी एक क्लासमेट थी जो बीएचयू तब आईआईटी न हो के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करता था, तब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होता था। मेरी एक क्लासमेट का उसमें सिलेक्शन हुआ था एंड शी वाज द फर्स्ट फ्रॉम वाराणसी टू स्टडी ceramic engineering. Later she was through her CGPA changed discipline and got electronics branch, और presently वो superintending engineer है बेल में। और वो ये कहती है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, जब मैं, चूंकि मेरे अब जो जिनके भी घर में लड़के होते हैं वो इस चीज से थोड़ा सा परेशान होते हैं कि आखिर आईआईटी में इतना बड़ा रिजर्वेशन क्यों है। एक तो जो सारा रिजर्वेशन है, उसके बाद अब गर्ल्स का भी रिजर्वेशन है। पर आप सोचिए कि ये एक सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा है, और उसमें अगर आप गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन देते हैं तो आप एक तरह से इंजीनियरिंग के स्ट्रीम में लड़कियों को प्रमोट कर रहे हैं। एडिशनल स्टूडेंट पोजीशन भी है,
और वो वुमेन स्टूडेंट स्पेंड ए मंथ एट डिफरेंट IITs। यानी जो इस तरह के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जो वो प्रमोट कर रहे हैं कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, एजुकेशन एंड रिसर्च में एक स्पेशल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं और फ्रैक्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट वहां पे पढ़ जाता है विदाउट एनी स्पेशल मेजर। तो ये सारी चीजें हमको फूड फॉर एक तरह से सोचने के लिए पूरा हमको दे रही है प्लेटफॉर्म कि अगर हमको थोड़ा सा गर्ल्स का और वुमेन का कंट्रीब्यूशन देखना हम चाहते हैं, और हम ये नहीं चाहते कि एक पूरे पहले से एक डेवलप्ड है कि साइंस इज अ डिसिप्लिन विच इज डोमिनेटेड बाय मेल थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसको अगर हम तोड़ना चाहते हैं इस चीज को, तो हमको इस तरह के मेजर को जरूर लेना होगा जो इस तरह के प्रेस्टिजियस जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें हम रिजर्वेशन देते हैं। अब उसके बाद अगला जो है वो लॉस ऑफ ट्रेन्ड साइंटिफिक वुमेन पावर। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, वो बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते वो ड्रॉप कर जाती हैं। 66%, ये भी एक सर्वे है, 66% जो वुमेन है वो कहती हैं कि मेरा जॉब जो है वो मेरे एक्सपर्टाइज के साथ मैच नहीं करता है। बहुत सारे अन्य कारण आते हैं जिसकी वजह से एक तरह से उनका जो रोल है, जो वो है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड होता चला जा रहा है। अब इतनी सारी चीजों के बाद में एक जो सबसे बड़ा एग्जांपल मुझे देना है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ, इसको हम पॉलिटिक्स नहीं कह सकते, पर ये एक एग्जांपल है जो साइंटिफिक कम्युनिटी से ही निकल के आता है। मेरा जो सब्जेक्ट है वो जेनेटिक्स है, और जेनेटिक्स में अगर आप जेनेटिक्स पढ़े नहीं है तो ये जान लीजिए कि एवरीथिंग विच इज ऑब्जर्वेबल, हर कुछ जो हमारे पूरे एक्सटर्नल अपीयरेंस में दिखता है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं, एंड दैट इज डिसाइडेड बाय द जीनोटाइप, और जिस वजह से होता है उसे हम DNA कहते हैं। यानी अगर हम बायोलॉजिकल साइंस की सबसे बड़ी डिस्कवरी को मानते हैं तो वो डिस्कवरी DNA की है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जेनेटिक्स है, पर आज इतने साल बाद भले वो जेनेटिक्स 1866 में जेनेटिक्स एज ए साइंस डेवलप होना शुरू हुआ, पर आज की डेट में 2023 में जेनेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप कोविड-19 की वैक्सीन इसीलिए बना पाए क्योंकि आप उसके RNA की सीक्वेंसिंग करके। तो इस DNA की खोज में एक पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी का वुमेन के लिए एक पॉलिटिक्स है जिसको मैंने पढ़ने की कोशिश की, खुद इसलिए क्योंकि मैं जेनेटिक्स की स्टूडेंट थी तब। तो एक बुक आती थी स्ट्रीक बर्गर की, हर जगह लिखा रहता था कि वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज दिया गया क्योंकि उन्होंने DNA की डिस्कवरी की, और ये सही है, सारी किताबों में लिखा है। इंडियन राइटर की सारी किताबों में तो वॉटसन एंड क्रिक के अलावा कोई नाम ही नहीं है। DNA तो अगर मैच द फॉलोइंग है तो आपको वॉटसन एंड क्रिक के साथ मैच कर देना है, पर बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने एक जेनेटिक्स की किताब पढ़ी थी जिसमें DNA का पूरा रिसर्च था कि कैसे कैसे DNA पे रिसर्च हुआ, वॉटसन एंड क्रिक आए, और फिर किस तरह से वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सरे का और ये सारा रिसर्च किया। वहीं पे कहीं पे नाम आता है रोजालिंड फ्रैंकलिन का, जो एक लेडी है, और उस अर्ली 1953 में नोबेल प्राइज मिला है वॉटसन एंड क्रिक को। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि जो मेन रिसर्च था जिसमें DNA की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके ये पता लगाया कि DNA का स्ट्रक्चर एक सीढ़ीनुमा है। आज तो इंडिया का एक अनपढ़ आदमी भी DNA के बारे में बात कर रहा है। कल मैंने देखा अखबार में निकला था, मुस्लिम कम्युनिटी अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ जोड़ने का एक स्लोगन था, एक देश एक DNA। तो जब इस तरह का मैं स्लोगन पढ़ती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है कि एक कॉमन जो पीपल है वो DNA की बात कर रहा है। एक देश एक DNA का मतलब, DNA बिगेस्ट डिस्कवरी है जिसको डिस्कवर करने वाले, सारा काम करने वाले वॉटसन एंड क्रिक के साथ एक लेडी साइंटिस्ट थी रोजालिंड फ्रैंकलिन, जिसने रियल पिक्चर्स लिया एक्सरे क्रिस्टल ऑफ। आप भी कभी किसी फॉरेन राइटर की किताब से अगर जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको रोजालिंड फ्रैंकलिन का नाम आएगा। पर रोजालिंड फ्रैंकलिन वो काम करती थी वॉटसन एंड क्रिक के साथ, और सबसे मेजर काम उन्होंने DNA का किया कि एक्चुअल उसका फिजिकल अपीयरेंस सीढ़ीनुमा है, क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू उन्होंने बताया गया, पर उनका नाम छिपा दिया गया DNA की डिस्कवरी को। और इसको साइंटिफिक कम्युनिटी कैसे एक्सप्लेन करती है कि उनको कैंसर हो गया था, और नोबेल प्राइज का ये रूल है कि वो मरने के बाद नहीं दिया जाता है। पर क्या किसी जेनेटिक्स की किताब में ये लिखा हुआ है
कि वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की डिस्कवरी पे काम किया एंड द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज ऑफ द रोजलिंड फ्रैंकलिन, शी वाज नॉट अवॉर्डेड नोबेल प्राइज दो शी वर्कड अ लॉट ऑन डीएनए। किसी किताब में नहीं लिखा है। I consider is a politics created by a male dominated scientific community. मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये कहता है, क्योंकि मैंने इसकी बहुत खोज करनी शुरू की। जब मैं जेनेटिक्स की तरफ इंटरेस्टेड हुई, डीएनए मैंने पढ़ना शुरू किया 1990 में। मैंने बहुत स्ट्रीक बर्गर की जेनेटिक्स मैंने पढ़ी, गार्डनर की जेनेटिक्स पढ़ी, सैलिसबरी एंड रॉस, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। कहीं तो मुझे ये चीज मिलेगी। मुझे मिला कि जितनी तेजी से, जितने कमिटमेंट से वॉटसन एंड क्रिक ने काम किया, उतने ही कमिटमेंट से रोजलिंड फ्रैंकलिन ने काम किया। पर रोजलिंड फ्रैंकलिन के कंट्रीब्यूशन को छिपा दिया उस तरफ समय की मेल डोमिनेटेड साइंटिफिक कम्युनिटी ने, ये कह के कि वो उनको कैंसर हो गया और नोबेल प्राइज कैंसर मतलब डेथ के बाद नहीं दिया जा सकता। ये एक एग्जाम्पल, मैंने खुद इसको पढ़ा है। पर मेरे मन में ये हमेशा आता है कि फेमस राइटर की लोग किताब पढ़ते हैं, कहीं तो लिखा हो, कुछ किताबों में लिखा रहता है, हर कुछ अच्छी किताबों में बहुत से जो एकदम ओरिजिनल लेके आती हैं उसमें लिखा रहता है कि मेजर कंट्रीब्यूशन वाज ऑफ लेडी साइंटिस्ट रोजलिंड फ्रैंकलिन, और वो कैंसर पेशेंट हो गई और इस वजह से उनका नाम छिप गया। ये एक, मुझे ये लगता है कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का ही ये क्रिएटेड होगा। अब हम इसमें क्या, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, इसमें हम क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं? अगर हमको इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अगर हमको वुमेन को प्रमोट करना है तो पहले उनके लिए हमको एक पूरा उनको सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना होगा। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है उनको क्रेच होना चाहिए, कैंपस में होता है, बहुत सारे कैंपस में है। फिर उसके बाद यंग कपल्स के लिए कैंपस हाउसिंग होनी चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली के साथ और अपने काम के साथ, दोनों के साथ जो उनका कमिटमेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि एक साइंटिस्ट सिर्फ साइंटिस्ट है। बीइंग अ वुमन शी हैज टू डू ऑल द हाउसहोल्ड कोर्स, शी हैज अ कमिटमेंट फॉर हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन। तो वो सारी चीजों को वो तभी कर सकती है जब उसको कैंपस हाउसिंग मिले। तीसरी चीज है कुछ हायरिंग पॉलिसीज भी होनी चाहिए कि कपल्स को एक साथ हायर कर लिए ताकि वो ड्यूअल कैरियर करें। कुछ ऐसी भी फेलोशिप्स होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए अगर कोई कपल उस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहा है तो कुछ परसेंटेज वेटेज उनको देना चाहिए कि अगर कोई कपल है और वो किसी फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, दोनों सेम डिसिप्लिन के हैं या दोनों अलग डिसिप्लिन के हैं पर साइंस के हैं, तो अगर आप उनको सैंक्शन कर देंगे तो वो अपना ज्यादा समय दे पाएंगे। उसके बाद कुछ रिवार्ड और एक्सीलेंस जो कि समय समय पर मिलता रहता है, उनको इंकरेज करना है, हमको वुमेन का शेयर बढ़ाना है। तो कुछ स्कीम्स जो डीबीटी डीएसटी की समय समय पे लॉन्च होती रहती है, इस तरह की और एक्सीलेंस के लिए अवार्ड वाली स्कीम्स को लॉन्च करना चाहिए। फिर थोड़ा सा वर्क क्लाइमेट को भी इम्प्रूव होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि वर्क जो है, हिंदुस्तान बहुत आधुनिक बन गया है, आधुनिकता के साथ साथ प्राचीनता का जो सम्मेलन है वो बहुत जगह प्रमोट किया जाता है, पर वर्क क्लाइमेट में आपको अपनी प्राचीनता से निकलना होगा। वर्क क्लाइमेट में अगर आपके साथ वुमेन कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है तो आपके दिमाग में जो ये टैबू है कि अगर कोई वुमेन एक्सीलेंस इन वर्क दिखाती है और अगर वो सक्सेस पाती है तो सबसे पहला इस सोसाइटी का कमेंट आता है कि उसका तो प्रमोशन होना ही था बिकॉज शी इज अ वुमेन। यहीं पे लड़कियां पीछे हो जाती हैं। जहां आपने हमारे एक्सीलेंस को हमारा पर्सनल एक्सीलेंस ना देके हमारा वुमेन होना ये आपने दे दिया, वहीं पे आपने हमको पीछे कर दिया। फिर आप हर वुमेन डे पे लेक्चर ऑर्गेनाइज कर लीजिए, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार कर लीजिए वुमेन इन साइंस, पर अगर अपने दिमाग से इस स्टीरियोटाइप को आपने नहीं निकाला कि शी इज सक्सेसफुल, शी हैज बीन प्रमोटेड, शी गॉट these things and these things just because she's a woman, this is a type of harassment. आप वुमेन के साइंटिफिक टेम्पर को हैरेस कर रहे हैं। अगर कोई वुमेन अपने एक्सेलेंस से कहीं भी कुछ अचीव करती है और अगर एक सिंगल कहीं से भी स्टेटमेंट आ जाता है कि उसके सक्सेस का कारण उसका वुमेन होना है, आपने उसी समय वुमेन के शेयर को खत्म कर दिया साइंटिफिक कम्युनिटी से। ये एक हैरेसमेंट का इशू है। अब वो बात अलग है कि बहुत सारी वुमेन इसमें, इस पचड़ों में, इस झगड़ों में और इस तरह के कंट्रोवर्सी में पड़ती नहीं है, इनको इग्नोर कर देती है, बट दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम।
इवन ये आपके टेक में भी दिखता है कि अगर कोई लड़की बहुत जल्दी बहुत प्रमोशन पा जाती है तो उसके पीछे कई स्टोरीज पढ़ने लगती है। वो जो रियल स्टोरी है, जो उसकी सक्सेस स्टोरी है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, उसके लिए उसने क्या किया है। वो सक्सेस स्टोरी किनारे हो जाती है और उसके साथ बहुत सारी स्टोरी चलने लगती है कि वो इतनी जल्दी इसलिए प्रमोशन पा गई। तो हमें अपने वर्क क्लाइमेट को, और इसके लिए तभी हम वर्क क्लाइमेट को इम्प्रूव कर पाएंगे जब हम इन सारी चीजों को छोड़ेंगे। और उसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो एक जेंडर ऑडिट भी चाहिए, एक इंस्टीट्यूट भी जो है वो वेब पेज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके यहाँ फ्रैक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन कितना है, वुमेन एज ए फैकल्टी कितना है, वुमेन एज ए स्टूडेंट कितना है। और उसके बाद जो है ये सारा एक जेंडर ऑडिट भी समय समय पे चलना चाहिए, और ग्रेजुएटेड गोल्स कितना होना चाहिए, कितनी वुमेन ग्रेजुएट होना चाहिए, इस तरह का भी कुछ हमको समय समय पे ड्राइव चलाना चाहिए। 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन भी है कि एक लैक ऑफ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन सिम्टम है कि हमारे जो टारगेट्स हैं हम उसको अचीव नहीं कर पाते। तो और गोल जो है यहाँ पे हमारे स्पेसिफिक हो जाते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। तो हमको कुछ चीजें जो है पॉलिसी वाइज चेंज करनी पड़ेगी। एक तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, लीकेज कम करने के लिए एक जेंडर न्यूट्रल वुमेन इन साइंस टॉपिक ना होके, बल्कि ये टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि पीपल इन साइंस। जिस दिन ये टॉपिक पीपल इन साइंस हो जाएगा उस दिन आप समझ लीजिए कि जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, और फिर हमको ये डिस्कस भी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सारे सिचुएशन को एनालाइज भी नहीं करने पड़ेगी कि हम वुमेन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन कुछ बहुत क्लियर है कि हमें 2 चीजें तो करनी है, क्योंकि देखिए पॉलिसी डिसीजन होते हैं फिर वो चेंज हो जाते हैं, पर हमको 2 मेजर्स लेने पड़ेंगे अगर हमको वुमेन का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है। पहला तो हमको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। माइंडसेट चेंज करना बहुत 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 आसान है, और अगर आप इसको सोचेंगे तो ये आराम से बदल सकते हैं। दूसरा, हमको कुछ पॉलिसीज चेंज करनी होगी, कुछ स्पेशल स्कीम्स हमको चालू करने के चलेगी जो यंग साइंटिस्ट और यंग वुमेन को मेंटर करेंगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है जेंडर ऑडिट है। जेंडर ऑडिट एक यूरोप में प्रोग्राम शुरू हुआ है लंदन में, जिसको कहते हैं एंथेना स्वान प्रोग्राम, जिसमें समय समय पे हम जेंडर ऑडिट करते हैं और ये देखते हैं, वो यूरोप का ही प्रोग्राम है कि कैसे कैसे मेल और कितने फीमेल रेशियो हैं और उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए समय समय पे स्कीम्स आती हैं। तो इस तरह की पैरेलल में हमको इंडिया में इस तरह की कोई स्कीम लॉन्च करनी पड़ेगी कि हम हर जगह अपना देखें कि कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर आप समरी देखें तो ऐसा है कि बहुत पुराने समय से 125 इयर्स पुराना आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा मेडिकल एजुकेशन का। तो लास्ट वर्ड एक किसी का मुझे मिला था जो मैंने ले लिया अपने स्लाइड में, कि रोहिणी एम गॉडबोले, उन्होंने कहा बेसिकली कंसिडरेशन ऑफ हाउ टू इंक्रीज द ट्राइब। यहाँ ट्राइब वो वुमेन को कह रही है, नीड टू बी ऑलवेज इन माइंड्स ऑफ पावर दैट बी एंड नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू डेज लाइक इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, साइंस डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। जो बातें मैं खुद से सोच रही थी कि ये इस चीज को प्रमोट करने के लिए सिर्फ एक दिन हमको पॉलिसी डिस्कशन नहीं करना है, कोई कॉन्फ्रेंस और सेमिनार ऑर्गेनाइज करके, हम इसको पूरी तरह से अपने माइंड में बैठा लें कि यही पावर है, तभी हम सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। और वो दिन जरूर आएगा जिसमें हम सिर्फ बात करेंगे साइंटिस्ट कम्युनिटी की, इंजीनियर कम्युनिटी की, एंड नॉट देयर जेंडर। जहां हम जेंडर की बात करने लगते हैं वहीं तो हम ये दिखा देते हैं कि वुमेन के लिए कुछ अलग है परिस्थितियां और मेन के लिए अलग है। हमको बात करना है पीपल इन साइंस। तो इस तरह से ये किसी का था, वो जेंडर गैप भर सकता है और बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी, तो काफी बड़ा हो जाता है। पर जो श्रवण जी ने जो समय बताया था उसके हिसाब से मुझे लगा कि मुझे अपनी बात को इतनी देर में ही कह देना है। तो इस तरह से जो भी मैंने प्रिपेयर किया था या मैंने जो बोलना चाहा था, उन्होंने कहा था कुछ ऐसा साधारण भाषा, तो बहुत स्टैटिस्टिक्स का कुछ अर्थ नहीं रह जाता, तो फिर मैंने कुछ पर्सनल एग्जांपल लिए। जैसे मैं डीएनए का, चूंकि मैं बहुत इस चीज को अंदर से सोचती हूँ कि क्या वजह थी कि रोजालिंड फ्रैंकलिन का नाम नहीं आया, तो वो सारी वजहें अभी का जो एरा है उससे निकल के आ जाती है। आज तो बहुत अच्छा पेपर में या फेसबुक पे किसी ने शेयर किया था कि बीएचयू में 7-8 वुमेन थी जो अलग अलग फील्ड की थी, जिनको अलग अलग अवार्ड मिला है, और वो अवार्ड सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जिसमें बॉटनिस्ट है, मेडिकल साइंस की है, जेनेटिक्स की है और हिंदी की भी है, सारे डिसिप्लिन का। तो बहुत पढ़ के अच्छा लगता है, पर फिर वही जेंडर इनइक्विटी की बात आ जाती है।
तो जब हम ये डिस्कस करने लगेंगे कि पीपल इन साइंस, तो उस दिन हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इतना ही मुझे कहना था। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी पेशेंटफुल हियरिंग के लिए। और मे बी थोड़ा ऑडियो कम होगा और आवाज कम हो सकती है। बिल्कुल थैंक यू वेरी बिल्कुल, मच। बहुत अच्छी तरीके से हमें आवाज मिली मैडम, और आपने कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया है ये वुमेन्स इन जेंडर, वुमेन्स इन साइंस पे। और आपके एग्जाम्पल्स आपने इंटरनेशनल लेवल से लेके आपने इंडियन पर्सपेक्टिव्स को भी कवर किया है। हमें लगता है कि एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन हुआ है। और ये बात सच है कि जिस दिन हम इस विषय पे वुमेन्स इन साइंस पे बात करने के बजाय रिसर्च इन साइंस पे बात करने लगेंगे, ये विषय हट जाएगा। मैं अपने डायरेक्टर साहब से कहूँगा कि कृपया वो मैडम को बोलिए, और नए हमारे रिसोर्स पर्सन को इनवाइट करें अपने। थैंक यू प्रोफेसर प्रज्ञा प्रवीता मैम। काफ़ी जब भी मैं कभी विमेन एम्पावरमेंट या विमेन से रिलेटेड कोई किसी रिनाउंड पर्सन को सुनता हूँ तो आई ऑलवेज गेट ए न्यू इन्फॉर्मेशन, और क्या एक कुछ नया सीखने को मिला है। शायद बीइंग ए मेल हम लोग उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पाते हैं जिस पर्सपेक्टिव से आप लोग हम लोगों को फील कराते हैं कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहने के अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वी आर फीलिंग दैट, लेकिन शायद आप लोगों को सुनने के साथ साथ कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। हमारे लिसनर्स बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स बहुत मन से सुन रहे थे। जब आप किसी स्कीम्स की कुछ बात कर रही थी तो गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस, तो कुछ स्टूडेंट्स ने खुद शेयर किया था गति स्कीम और स्टेम स्कीम और ज्योति साइंस ज्योति स्कीम, इस तरीके के बच्चे खुद से शेयर कर रहे थे। इट मीन्स दैट कि वो बहुत मन से सुन रहे हैं। और मैं इनवाइट करूंगा प्रोफेसर सीमा त्रिपाठी मैम को, अपने नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन को। आप बहुत ही रिनोन प्रोफेसर हैं बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर से। आप हमारी कोऑर्डिनेटर भी रही हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन और इट्स रोल विमेन इन विमेन एम्पावरमेंट काफ़ी अच्छे से समझती हैं, और इनके खुद के पर्सपेक्टिव हैं, साइकोलॉजिकल हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो आप उनके विचार सुनने के लिए। और प्रज्ञा मैम आप थोड़ा सा बस स्क्रीन शेयर, हाँ फाइन, आपने स्क्रीन शेयर बंद कर दिए, तो आप प्रोफेसर सीमा मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो आरसी वाराणसी की पूरी टीम, स्पेशली यूएन त्रिपाठी सर और एसके पांडे सर, आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज के इस अवसर पर एज रिसोर्स पर्सन बोलने का मौका दिया। और हमारे इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल सभी पार्टिसिपेंट्स को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 दिन बीत चुका है बट स्टिल वी आर इन दैट मूड। मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन है, मैं आज बात करने वाली हूँ वुमेन एम्पावरमेंट। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी नहीं दिख रहा है, आप एक बार फिर से कीजिए। हाँ अब हो रहा है, अब हो रहा है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ वुमेन एम्पावरमेंट इन 21st सेंचुरी। आज हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं और उसके बाद भी हमको वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी पड़ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आज भी महिलाएं अशक्त हैं। जब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की बात करते हैं तो उस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में हमको फीमेल्स को भी जोड़ना पड़ता है। आधी आबादी। सर एक बात जानना चाहूंगी, मेरे पास टोटल समय कितना है? पांडे सर, मेरे पास टोटल समय कितना है? मैं कितनी देर अब मैं अपनी बात खत्म करूं? प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, आप 20-25 मिनट्स में अपनी बात खत्म कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। तो आज भी जब हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की बात करते हैं तो हम वुमेन की भी बात करते हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे इस विकास को। वह विकास जो चांद पर पहुंच गया है, जो मार्स पर पहुंच गया है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह है कि आधी आबादी आज भी अशक्त है। मैं बात अपनी वहीं से शुरू करूंगी जहां से मैम ने अपनी बात खत्म की थी। क्यों हम बात कर रहे हैं, क्या जरूरत है बात करने की वुमेन एम्पावरमेंट की? वुमेन एम्पावरमेंट पर 3 मुद्दे हैं जो मुझे दिखाई देते हैं।
सबसे पहली बात है, आज भी समाज में एक बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। एक तरफ हम बात करते हैं महिलाओं के लिए कि यत्र पूजन्ते नार्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, नारियों की पूजा करना, छोटी छोटी बच्चियों को हम नवरात्र में बुलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ जब अवसर की बात आती है, अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, तो हमेशा महिलाएं मार्जिनलाइज्ड हो जाती हैं, बेटियां मार्जिनलाइज्ड हो जाती हैं। हम इंपॉर्टेंस देते हैं बेटों को, और ये सिर्फ गरीब तबके या पिछड़े वर्ग की बात नहीं है। हम पढ़े लिखे विकसित लोग, ये हम भी ये काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन है। महिलाएं घर की रीढ़ होती हैं, हम सब मानते हैं, पर क्या घर के इंपॉर्टेंट डिसीजन में हम महिलाओं की सहभागिता के बारे में सोच पाते हैं? इवन उसका निर्णय भी पुरुष लेता है घर का, महिलाएं नहीं लेती हैं। तो आप देखिए समाज में कितना कंट्रडिक्शन आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये हमारे आपके घरों में भी एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी चीज, जब आप थोड़ा सा ठहर कर देखिए, तो समाज के ज्यादातर महत्वपूर्ण हिस्सों में, चाहे वो पॉलिटिक्स की हम बात करें, चाहे हम सोशल स्टेटस की बात करें, हम इकोनॉमिकल स्टेटस की बात करें, या हेल्थ स्टेटस की बात करें, आज भी महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं। या तो अवेलेबिलिटी नहीं है, या तो असेसिबिलिटी नहीं है। जहां अवेलेबल चीजें हैं वहां भी महिलाओं के लिए असेसिबिलिटी बहुत मुश्किल है, क्योंकि समाज आज भी महिलाओं को अवसर नहीं दे रहा है। उनको एक खांचे में बांध के रखा है। उनका एक रोल डिसाइडेड है कि आपको यही करना है। और तीसरी समस्या कहाँ आती है? मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। आज भी हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं। बहुत अच्छा एड कल या परसों मैंने कहीं टीवी में देखा। एक बच्ची है, बचपन से ही जब वो कोई काम करने चलती है तो पहले भाई कहता है तुम रहने दो मैं कर दूंगा, बाद में पिता कहता है रहने दो बेटा मैं कर दूंगा, पति कहता है लाओ लाओ मैं कर दूं, और जब बेटा पैदा होता है तो बेटा कहता है मम्मा तुम रहने दो मैं कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको कमजोर माना जाता है, तुमसे नहीं होगा। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मेल हमेशा वहां है तुम्हारी हेल्प के लिए, तुमको क्या जरूरत है या तुम नहीं कर पाओगी। तो ये जो 2-3 चीजें आज भी हमारी सोसाइटी में दिख रही हैं, विद्यमान है, ये बहुत बड़ा कारण है वुमेन के, महिलाओं के मार्जिनलाइज्ड होने का। एम्पावरमेंट मतलब क्या? अब जब हम किसी बड़े मंच से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, खासकर अभी युवेंद्र पाटिल सर ने कहा कि पुरुषों के दृष्टिकोण से हम बात करें और महिलाओं के दृष्टिकोण से बात करें तो बहुत फर्क हो जाती है। एकदम सही सर, पर कई बार महिलाओं के भी दृष्टिकोण में बहुत अंतर आपको दिखाई देगा जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं। जो एक फेमिनिज्म आया है, एक न्यू फेमिनिज्म आया है, उस न्यू फेमिनिज्म ने एम्पावरमेंट की एकदम दिशा बदल दी है। आम एक महिला एम्पावरमेंट के लिए ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि हम घर परिवार तोड़ करके इंडिपेंडेंट एक अपना जीवन जिए, हम सामाजिक मान्यताओं को ना माने, हम सोशल बाउंड्रीज को तोड़े, बिल्कुल नहीं। एक आम महिला के लिए एम्पावरमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। तो एक आम महिला के लिए एम्पावरमेंट का क्या मतलब है? मैं जितना समझ पाती हूँ अपने आसपास के माहौल से और जो महिलाओं के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है उससे मैं जितना समझ पाती हूँ, एक आम महिला के लिए एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा मतलब सेल्फ वर्थ है। वो सिर्फ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसके एग्जिस्टेंस को आप उसके एग्जिस्टेंस का सम्मान करिए, उसके बीइंग का सम्मान करिए, और वो भी महत्वपूर्ण है। घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए उसका एक महत्व है, उस महत्व को रिकॉग्नाइज करिए। हमारे लिए एम्पावरमेंट मतलब ये सेल्फ वर्थ। एक महिला के लिए एम्पावरमेंट का मतलब उसको उसकी चॉइसेस चुनने का मौका दीजिए। वो क्या चाहती है, उसको कैरियर में क्या चाहिए, किसी भी तरह के जब डिसीजन की बात आती है तो उसकी अपनी चॉइसेस होनी चाहिए, कम से कम उसके लिए। फैमिली के लिए, सिग्निफिकेंट अदर्स के लिए भी चॉइसेस होनी चाहिए, पर उसके अपने लिए तो उसकी चॉइसेस होनी चाहिए।
वो चॉइस का उसको मौका दिया जाए, उस चॉइस की उसको स्वतंत्रता दी जाए, अपॉर्चुनिटीज बराबर की प्राप्त हो। अगर आप लड़कों को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं तो लड़कियों को भी अपॉर्चुनिटीज दीजिए। घर में, परिवार में एक तरह के अवसर सबको मिले। एम्पावरमेंट का मतलब ये होना चाहिए। अपनी लाइफ कंट्रोल करने का पावर होना चाहिए। अपनी लाइफ कंट्रोल करने का मतलब एक सेल्फ टाइम हर महिला को मिलना चाहिए। एक आसपास उसके एक ऐसा माहौल बने जहां वो अपने बारे में, अपने लिए सोच सके, अपनी लाइफ को एक दिशा दे सके। इतनी स्वतंत्रता उसको मिलनी चाहिए। हर समय हर कोई दूसरा, भाई, पिता, पति, कोई दूसरा उसकी लाइफ को शेप न दे रहा हो। अपनी क्षमताओं के हिसाब से, अपनी रुचियों के हिसाब से वो स्वयं अपनी लाइफ को शेप दे सके, इतनी स्वतंत्रता उसको मिलनी चाहिए। और घर परिवार से लेकर के समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों में उसको भी तो भागीदार बनाया जाए, उसका भी तो एक योगदान हो, वो भी तो प्रभावित करे समाज में हो रहे परिवर्तनों का, क्योंकि वो सक्षम है। हम सब जब एक महिला एम्पावरमेंट की बात कर रही होती है, यहाँ ये बहुत जरूरी है समझना कि जब महिला एम्पावरमेंट की बात कर रही होती है तो वो अनड्यू कुछ नहीं मांग रही होती है। वो जो उसका हक है, जो उसका अधिकार है, जो वो डिजर्व करती है, वो बस वही मांग रही होती है। और 21st सेंचुरी में हम सबको ये समझना चाहिए कि महिलाओं को वो सम्मान दें जिसकी वो हकदार हैं। हम बात सिर्फ ना करें बल्कि सचमुच उस चीज को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। कैटेगरीज ऑफ एम्पावरमेंट, कहाँ कहाँ हम महिलाओं को एम्पावर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ बात शुरू करूंगी, मैंने क्रम थोड़ा अलग लिखा है, पर मैं यहाँ बात शुरू करूंगी एजुकेशनल एम्पावरमेंट से। अभी मैम ने बात की कि साइंस की पढ़ाई में फीमेल्स का परसेंटेज बहुत कम दिखता है। यहाँ फिर वही बात अपॉर्चुनिटीज की, हम बेटियों को अपॉर्चुनिटी कितनी दे पाते हैं। हमारे घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, अगर संसाधन कम है और प्रायोरिटी देने की बात आती है तो हम बेटे को प्रायोरिटी देते हैं। भले ही हमारी बेटी हमसे ज्यादा, बेटे से ज्यादा अच्छी हो पढ़ने में, ज्यादा सिंसियर हो, ज्यादा इंटेलिजेंट हो, पर हम प्रायोरिटी हमेशा बेटे को देते हैं। हर गली मोहल्ले चौराहे पे सर तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जेई के, नीट के। कभी आप उधर से गुजरिए आप लोग, और वहां बॉयज और गर्ल्स का रेशियो देखिए। 20-80 का रेशियो दिखता है अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बॉयज और गर्ल्स का। अभी मैम ने कहा कि कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस या डिग्री कॉलेजेस में, बीएससी में बॉयज और गर्ल्स के रेशियो में बहुत फर्क नहीं है, पर अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो जेई और नीट की कोचिंग कराती हैं, वहां बॉयज और गर्ल्स के रेशियो में 20-80 का डिफरेंस दिखता है। हम अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे हैं बच्चियों को शिक्षित होने की, तो वो आगे साइंस में अपना करियर बनाएंगी कहाँ से? वो आईआईटीज में, वो आईआईएससीज में जाएंगी कहाँ से, जब हम उनको तैयारी का अवसर ही नहीं दे रहे हैं। तो दिक्कत यही है, यही अपॉर्चुनिटी से दिक्कत शुरू होती है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा हथियार है एम्पावरमेंट का। जब तक बच्चियां शिक्षित नहीं होंगी तब तक वो एम्पावर्ड नहीं हो पाएंगी, और शिक्षित होने के लिए परिवार से ही सोच बदलनी होगी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी बेटों और बेटियों को। इसके बाद मैं बात करूंगी सोशल एम्पावरमेंट की। हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं बहुत बदले हैं, बहुत चीजें बदली हैं, पर आज भी कल्चरल नॉर्म्स बेटियों को बंधने पर मजबूर करते हैं। जो सामाजिक मान्यताएं हैं, सामाजिक मानक हैं, वो बेटियों को बंधने पर मजबूर करते हैं। और ये छोटे ही शहरों की बात नहीं है, ये हम बड़े शहरों में, हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी चले जाएं, वहां भी परसेप्शन तुरंत बदल जाता है। एक बेटी घर देर से पहुंचे और एक बेटा घर देर से पहुंचे, तुरंत परसेप्शन बदल जाता है। कपड़े लत्ते पहनना, उनका उठने बैठने का तरीका, उनका बातचीत का तरीका, सब कुछ इतना बांध देता है बेटियों को
की बेटियां सिमट करके रह जाती हैं। हम 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं, हम यहाँ बार बार इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, पर हमने अपने जो बेड़ियां हैं उन बेड़ियों को तोड़ने का, जो सामाजिक मानक है उन सामाजिक मानकों को बदलने का प्रयास ही नहीं किया। जो करना पड़ेगा, नहीं तो हम कभी भी एम्पावरमेंट की बात नहीं कर पाएंगे। हम मीडिया में एम्पावरमेंट की बात करेंगे, हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर एम्पावरमेंट की बात करेंगे, पर ग्राउंड पर हम बेटियों को कभी एम्पावर नहीं कर पाएंगे जब तक हम सोशल एम्पावरमेंट नहीं ला पाएंगे, सामाजिक रूप से उनको सक्षम नहीं बना पाएंगे, उनको स्ट्रांग नहीं बना पाएंगे। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ये सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन इतनी बड़ी विडंबना है कि ये जो न्यू रिफॉर्म हुआ, नया जो रिफॉर्म आया, उसने महिलाओं को हाशिए पर ढकेलने का काम किया। वर्किंग आवर्स आप देखिए, ऐसे हैं कुछ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स किए हैं, पर अभी भी ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग आवर्स ऐसे हैं कि एक महिला जिसके पास घर परिवार और बच्चे की जिम्मेदारी है, वो उन संगठनों में काम नहीं कर सकती है, क्योंकि वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने मदरहुड से या बाकी अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को कभी अलग नहीं कर पाएगी। तो वो वर्किंग आवर्स ऐसे हैं कि महिलाओं को काम न करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप बहुत कोशिश करके भी थक हार के घर बैठ जाएंगे। जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, महिलाओं के लिए अलग सैलरी की बात करता है, पुरुषों के लिए अलग सैलरी की बात करता है। बहुत आश्चर्य होता है मुझे जब मैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के पे स्केल पर जाती हूँ। मैंने अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है सेम पोजीशन पर महिलाएं और सेम पोजीशन पर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर। बहुत सेम पोजीशन पर महिलाएं हैं, उनको फ्रिंज बेनिफिट्स एकदम अलग से हैं, और जो पुरुष हैं उनको अलग तरह के फ्रिंज बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनकी पे बिल्कुल अलग अलग है। तो हम यहाँ जब तक इकोनॉमिक लेवल पर भी इस बराबरी की बात नहीं करेंगे, दोनों को एक तराजू पर नहीं रखेंगे, तब तक हम समानता की बात नहीं कर पाएंगे। हमको इकोनॉमिकली भी महिलाओं को डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, और सिर्फ डिपेंडेंट नहीं बनाना पड़ेगा, उनको उनका बराबरी का हक देना पड़ेगा। अगर उनकी सेम क्वालिफिकेशन है, सेम वर्किंग आवर्स है, सेम उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो व्हाई नॉट सेम सैलरी? वहां हम क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? पॉलिटिकल सिनेरियो दिख रहा है हम सबको। हम वो चंद खुशकिस्मत देशों में हैं जहां महिलाएं उच्च पद पर हैं। हमारी राष्ट्रपति महिलाएं, इससे पहले भी एक महिला राष्ट्रपति हमारे देश में हो चुकी है, पर ओवरऑल सिनेरियो अगर हम पॉलिटिक्स का देखें तो एक महिला के लिए, एक आम सामान्य घर की महिला के लिए पॉलिटिक्स के ऊंचे पद तक पहुंचना, अपना एक स्थान बनाना आज भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे समाज में तमाम तरह का स्टीरियोटाइप चल रहा है। अभी मैम ने बहुत अच्छी बात की, तुरंत प्रश्न चिन्ह लगता है। कोई उसको फेवर कर रहा होगा, अनड्यू फेवर मिल रहा होगा, कोई उसका गॉडफादर होगा, और तमाम तरह का चरित्र हनन जिसे कहना चाहिए, बहुत खराब शब्द मैं यूज कर रही हूँ मुझे पता है, पर तमाम तरह के लांछन, प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर लगने लगते हैं। और पॉलिटिक्स में आज भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, बहुत कम है। ये कैसा एम्पावरमेंट है? ये कैसा एम्पावरमेंट है? हमें ऐसा एम्पावरमेंट चाहिए क्या? नहीं चाहिए। और साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट जो कि सबसे जरूरी है। हम साइकोलॉजिकली जब तक महिला को एम्पावर नहीं करेंगे, हम ये सारी बातें कर ही नहीं पाएंगे। और साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट मतलब, अभी मैंने बात की, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके अंदर पलने तो दीजिए। हम नहीं पलने देते हैं। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम सबके आसपास दिखाई देते हैं, हम इग्नोर करते हैं। हम पढ़े लिखे लोग भी कई बार इग्नोर करते हैं। अरे अरे लड़की हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे लड़कियों में दिमाग कम होता है, आप सड़क पे चलिए। कई बार मैंने पर्सनली फील किया, बुरा लगता है। अगर कोई आपके सामने रैश ड्राइविंग कर रहा है तो तुरंत आपके साथ जो पुरुष ड्राइव कर रहा है या पुरुष काउंटर पार्ट है, वो कहेगा जरूर ये गाड़ी कोई महिला चला रही होगी। आपने तुरंत प्रश्न चिन्ह लगाया। साइकोलॉजिकली उसको एम्पावर करने की हम कोशिश ही नहीं करते, उसको मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग बनाने का हम प्रयास ही नहीं करते हैं कि वो अपने लिए रास्ता बना सके, अपने लिए निर्णय ले सके,
अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचान सके, अपने इंटरेस्ट को जी सके, हम साइकोलॉजिकली उसको एम्पावर ही नहीं करते हैं। यह बहुत जरूरी है, एक महिला को साइकोलॉजिकली एम्पावर करना बहुत जरूरी है, तभी हम समाज को एम्पावर कर पाएंगे। मेजर बैरियर्स इस एम्पावरमेंट के बिहेवियर, बिलीफ, एटीट्यूड और वैल्यूज, ये 4 मेजर बैरियर है। हमारा व्यवहार, समाज का व्यवहार, समाज के विश्वास, समाज का की जो एटीट्यूड है, अभिवृत्तियां हैं, और सामाजिक जो मूल्य हैं। महिलाओं के एम्पावरमेंट में ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इसमें महिलाओं का भी रोल है। जैसे घर में अगर सारे मेल्स किसी पार्टी फंक्शन में गए हुए हैं और उनको घर में डिनर नहीं करना है, तो महिलाएं क्या करती हैं? अपने लिए खाना नहीं बनाती हैं। एक पुरुष अगर घर में है तो उसके लिए खाना बनाएंगी वो, पर अगर एक महिला अकेली घर में या 4 महिलाएं भी घर में हैं तो वो महिलाएं अपने लिए खाना नहीं बनाएंगी। अरे अपने लिए क्यों इतना परेशान होना? छोटा सा एग्जाम्पल है, पर ये बता रहा है कि महिलाएं हाशिए पर हैं। वो खुद भी अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देती। और क्यों नहीं देती है? क्योंकि हमने रियरिंग ऐसी की, हमने शुरू से उनको बताया कि ठीक है, तुम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, भाई इंपॉर्टेंट है, पिता इंपॉर्टेंट है, तुम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो। हमारा बिहेवियर धीरे धीरे ऐसा होता चला गया कि ना हम अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ना हमारे घर वाले हमें ऐसा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसके पीछे बिलीफ, हमारा जो विश्वास का तंत्र है, वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। हमारे विश्वास का तंत्र जो बेटे को हमेशा महत्व देता है बेटियों के ऊपर। बेटे हैं, खानदान चलाएंगे, वंश चलाएंगे, बेटियां दूसरे घर चली जाएंगी, इनको हम बहुत आगे बढ़ाकर करेंगे क्या? ये जो एक विश्वास, बिलीफ का सिस्टम है, और ये आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये बिलीफ का सिस्टम भी वुमेन एम्पावरमेंट को, आपका काम घर चलाना है, आपका काम परिवार और बच्चों की देखभाल करना है, आप वो अच्छे से कर लीजिए। आपको नौकरी करनी है, ठीक है, आप साथ में करिए, बस ये भी आपको करना है। ये पूरा बिलीफ सिस्टम। एटीट्यूड, हमारी अभिवृत्तियां, हमारी जो लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स हैं, बचपन से ही वो एक ऐसे ढर्रे पर तैयार कर दी जाती हैं कि हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। ना महिलाएं निकल पाती हैं, ना पुरुष निकल पाते हैं। ऐसा लाइकिंग और डिसलाइकिंग बचपन से ही एक खांचा खींच करके हमको उसमें बांट दिया जाता है। और हमारे समाज का वैल्यू सिस्टम चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है, पर आज भी हम उस वैल्यू सिस्टम को ढो रहे हैं, जो वैल्यू सिस्टम महिलाओं को आज भी दूसरे दर्जे का नागरिक मानता है। आज भी बहुत सारे घरों में, और मैंने देखा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज भी बहुत सारे घरों में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के टाइम में महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है। उनको किचन में नहीं जाना है, उनको कुछ छूना नहीं है, वो पानी नहीं छू सकती हैं। आप अशुद्ध हैं, आप घर के किसी कोने में पड़ी रही है। आप ने कोई पाप किया है, जिस पाप के परिणाम स्वरूप आप महिला हुई हैं, और ये उसी की अभिव्यक्ति है। आज भी ये विद्यमान है हमारी सोसाइटी में। ये वैल्यू सिस्टम जब तक है, तब तक हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा, उनका हक, उनका अधिकार नहीं दे पाएंगे। एम्पावर 3 तरीकों से हम महिलाओं को कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हर व्यक्ति स्वयं प्रयास करे, समाज प्रयास करे और सोसाइटी प्रयास करे। व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या प्रयास कर सकते हैं? सबसे ज्यादा जरूरत है महिलाओं के आत्मसम्मान में वृद्धि करने की, उनके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने की सबसे बड़ी जरूरत है। और ये घर परिवार ही सबसे ज्यादा कर सकता है, क्योंकि हनन वहीं से शुरू होता है। सेल्फ एस्टीम का हनन घर परिवार से ही शुरू होता है। दूसरी चीज, जजमेंटल। प्लीज, हम सब इतने जजमेंटल होते हैं, स्पेसिफिकली जहां महिलाओं की बात आती है, वहां तो हम तुरंत टैगिंग शुरू कर देते हैं। आसपास देखिए, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में देखिए, पुरुष का हर व्यवहार एक्सेप्टेड है, पर महिला का एक छोटा सा भी व्यवहार, जो खांचा समाज ने खींच दिया है, उस खांचे के विपरीत महिला का एक छोटा सा व्यवहार भी तुरंत हमको जजमेंटल बनाता है।
आपके आसपास कोई डिवोर्सी पुरुष है, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर अगर डिवोर्सी महिला है तो तुरंत हम जजमेंटल हो जाते हैं और उसकी एक ऐसी तस्वीर बना लेते हैं जिसमें उसको हम विलन बना के रख देते हैं। ये हमें अपने परिवार से शुरू करना पड़ेगा। जजमेंटल होना हम बंद नहीं करेंगे तब तक हम महिला को बिल्कुल बराबरी का अधिकार नहीं दे पाएंगे। उसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज पर फोकस करना। घर में सामान्यतः हम सबके परिवार में ये होता है, हम कमियों की बात ज्यादा करते हैं। तुम बेटी हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुम बेटी हो, तुमसे वो नहीं होगा। तुम बेटी हो, तुम क्या कर सकती हो, हम ये बात कब करेंगे? हम उसकी स्ट्रेंथ की बात, उसकी एबिलिटीज की बात कब करेंगे? कमजोरियों की बात बहुत हुई। आइए अब आज से हम सब सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों की स्ट्रेंथ की बात करें, उनकी एबिलिटीज की बात करें। घर में जब बच्चे के पैदा होने से ही देखिए हम किस तरह से उसको जेंडर के प्रति उसको सेंसिटाइज करने लगते हैं। बेटा है तो कमरे का रंग नीला होगा, बेटी है तो कमरे का रंग गुलाबी होगा। अरे तुम लड़का हो, तुम गुलाबी रंग के कपड़े क्यों पहनोगे? बेटी है तो हम उसको किचन सेट ला के देंगे, बेटा है तो हम उसको डॉक्टर सेट ला के देंगे। और ये हम सब करते हैं। हम सब जो रोल्स तोड़ने की बात करते हैं, हम सब ये काम करते हैं। हम बेटी को गुड्डे गुड़ियों से खेलने के लिए देंगे और बेटे को बंदूक देंगे खेलने के लिए। हम सब ये काम करते हैं, हमको ये तोड़ना होगा। उसके डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट और एनकरेज करिए। एक फादर के रूप में, एक भाई के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में, एक बेटे के रूप में अपने घर की बेटियों को एनकरेज करिए, वो अपने डिसीजंस खुद लें। मैं देखती हूँ अपने यहाँ भी, अपने इंस्टीट्यूट में भी मैं देखती हूँ, बेटी की फीस जमा करनी है तो भाई आ रहा है, पिता आ रहे हैं, एडमिशन लेना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है ये बेटी नहीं डिसाइड कर रही है, ये भाई डिसाइड कर रहा है। मैडम असल में वो इस सब्जेक्ट में कमजोर है ना, तो वो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएगी। लेट हर टेक हर डिसीजंस, शी इज कैपेबल ऑफ टेकिंग हर डिसीजन, शी नोज हर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, लेट हर डू। पर हम नहीं करते हैं, हमको लगता है वो कमजोर है, वो अपने लिए निर्णय नहीं ले पाएगी। हम हालांकि पेरेंट्स कई बार, फादर या भाई कई बार अच्छे के लिए करते हैं, उनको लगता है कि मेरी बेटी या बहन की इसमें भलाई है, पर इसमें भलाई नहीं है। आप उसको कमजोर कर रहे हैं, आप उसको वीक बना रहे हैं। उसको डिसीजन लेने दीजिए। और आप एक और काम कर सकते हैं, घर में एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाइए। एक ऐसा इन्वायरमेंट, सिर्फ घर में ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस की भी हम बात करें, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां वो खुल के अपनी बात कह सके, वो अपना दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी सब कुछ खुल के कह सके। एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की बहुत जरूरत है। सोशल लेवल पर भी हम बात करें तो ये दो चीजें, एक जजमेंटल होना बंद करना होगा और एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना होगा। ये दो काम हमको पर्सनल लेवल पर भी और सोशल लेवल पर भी करना होगा। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या जिस भी हम सोशल ग्रुप के मेंबर हैं, हमको वहाँ ये काम करना पड़ेगा कि हम जजमेंटल ना हो महिलाओं को लेकर के। महिला ज्यादा समय संगठन में दे रही है तो हम तुरंत प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, अरे घर में काम थोड़ा ना करती है, अरे घर परिवार तो ऐसे ही है, बहुत मतलब नहीं है इनको घर परिवार से। क्यों? एक पुरुष अगर डिवोटेड है, डेडिकेटेड है काम के लिए और काम पे ज्यादा समय दे रहा है तो हम उसको बहुत अच्छा एम्प्लॉय कहते हैं। पर अगर महिला डिवोटेड, डेडिकेटेड है और ज्यादा समय अपने काम के लिए दे रही है तो हम क्यों उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? वो मैनेज कर रही है, वो बैलेंस कर रही है, वो अपना घर परिवार बैलेंस करते हुए भी अपने वर्क प्लेस पर समय दे रही है और अच्छा करने की कोशिश कर रही है, तो उस जरूरत उसको वहां इनकरेज करने की है, ना कि उसको डीमोटिवेट करने की है। और वर्क प्लेस पे भी इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। महिलाएं एकदम खुल करके काम कर सके, वो डरी सहमी ना रहे, वो सहज रहें। इस तरह का इन्वायरमेंट पुरुषों को बनाना पड़ेगा। ये हमारी आधी आबादी की जिम्मेदारी है कि आप आके अपनी आधी आबादी के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए कि वो वहां सहज रूप से काम कर सके, एकदम आराम से काम कर सके, किसी तरह का स्ट्रेस, किसी तरह का बर्नआउट उसको उस इन्वायरमेंट की वजह से ना हो। ये भी एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तभी महिलाएं सहज रहेंगी, घर से बाहर निकलेंगी, काम करेंगी, जब हम उनको वर्क प्लेस पर अच्छा, पॉजिटिव, हेल्दी इन्वायरमेंट देंगे। सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करना पड़ेगा। वो सोशल नॉर्म जो ये कहता है
कि घर परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की है। इस तरह के सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करना पड़ेगा, तभी हम वुमेन को एम्पावर कर पाएंगे। महिलाएं क्यों जॉब छोड़ती हैं? एक बहुत बड़ा रीजन जॉब छोड़ने का है कि सोशल नॉर्म ये कहता है कि घर परिवार की जिम्मेदारी महिलाओं की है, पुरुष उसमें कोई सहभागिता नहीं करेगा। तो अगर महिला घर से बाहर निकल के जॉब करके इकोनॉमिकली पुरुष का हाथ बटा रही है, तो क्या परिवार की में पुरुष की जिम्मेदारी नहीं है? इस तरह के तमाम सोशल नॉर्म्स हैं जो महिलाओं को कमजोर करते हैं, अशक्त करते हैं। जरूरत है हमको, अब वो समय आ चुका है कि हम उन सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करें और चेंज करें। सोशल बैरियर्स रिमूव करने होंगे, और ये भी जिम्मेदारी बहुत हद तक हमारी आधी आबादी की है। सो जो भी कल्चरल बैरियर्स हैं, उन कल्चरल बैरियर्स को रिमूव करिए ताकि महिलाएं सशक्त हो सकें। जब तक वो कल्चरल बैरियर्स रिमूव नहीं होंगे, महिलाएं ऐसे ही अशक्त रहेंगी। और रिसोर्स असेसिबल बनाने की जरूरत है। रिसोर्सेज हैं, अभी मैम ने भी बात की और मैं भी अभी देख रही थी, तो तमाम गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, पर रिसोर्सेज असेसिबल नहीं है। महिलाओं के लिए रिसोर्सेज असेसिबल बनाइए ताकि वो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके खुद को सशक्त कर सकें, खुद को मेन स्ट्रीम में ला सके। जब हम बात कर रहे हैं सशक्तिकरण की, तो यहाँ ये समझना होगा कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी। हम समानता या बराबरी उस रूप में बात नहीं कर रहे हैं जिस रूप में फेमिनिज्म बात करता है। हम बराबरी या समानता की बात उस रूप में कर रहे हैं कि हमारा जो हक है, जो अधिकार है, जो रिसोर्सेज हैं, उन सब पे हमारा भी बराबरी का हक हो। हमको भी अवसर मिले, आप अवसर दीजिए हमको, आप सुविधा अलग से मत दीजिए, पर अवसर दीजिए। और जब तक हम अवसर नहीं देंगे, तब तक हम अपनी बेटियों को, बहनों को सशक्त नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज आप देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी महिलाओं को तमाम राइट्स दिए हुए हैं। राइट टू इक्वल पे, राइट टू राइट्स ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, और तमाम तरह के राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं। पर समाज, क्या समाज इन अधिकारों को महिलाओं तक पहुंचने देता है? और जो महिला इन अधिकारों की बात करती है, हम सबसे पहले उसको समाज से बाहर करते हैं। हम सबसे पहले उस महिला पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जो इन अधिकारों की बात करती है। तो सिर्फ सरकार के पॉलिसी बनाने से महिला सशक्त नहीं होगी। महिला सशक्त तब होगी जब समाज उसको सशक्त बनने देगा। बहुत सारे एम्पावरमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट ने चला रखी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला स्कीम, सखी निवास स्कीम, तमाम स्कीम्स गवर्नमेंट ने बनाई है सिर्फ इसलिए कि महिलाएं एम्पावर हो सकें। आवश्यकता है इन स्कीम्स को हमारे समाज को लागू करने और महिलाओं को यहाँ तक पहुंचने देने की। हमें लगता है कि बहुत अच्छा एक आर्टिकल में पढ़ रही थी सर सुबह, बोलिए। कल मैं पढ़ रही थी, हमारे माननीय राष्ट्रपति ने वुमेन्स डे पर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, और उन्होंने कहा है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात तब कर पाएंगे जब हम हर बेटी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। और महिला सशक्तिकरण का मतलब यही है, हर बेटी के चेहरे पर मुस्कान हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब मुझे यही इतनी बातें करनी थी अपने आज के इस प्रेजेंटेशन में। बहुत धन्यवाद सर मुझे अवसर देने के लिए और मुझे सुनने के लिए। बहुत अच्छे ढंग से आपने इस पूरे विषय को रखा है, सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और जिस तरह से आपने अपने विषय के साथ प्रेजेंटेशन में विभिन्न मुद्दों को छुआ कि हमें अपने घर परिवार से शुरू करना पड़ेगा एम्पावरमेंट, और वो चॉइस ऑप्शंस महिलाओं के लिए देना पड़ेगा कि वो अपने करियर के लिए, अपने वर्क के लिए वो खुद निर्णय कर सकें। और इस तरह जैसे अमिता मैडम ने भी इसी बात को हाईलाइट किया कि पहली बार एग्रीकल्चर स्टूडेंट बन के वो आई और उन्होंने इन फील्ड में उन्होंने रिसर्च किया और आज वो एक प्रेस्टीजियस पोजीशन पे हैं। ये सब सोसाइटी के बदलते सोच का भी नतीजा है। आज हम देख रहे हैं कि आईसीआर में एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के रूप में महिलाओं का विशेष कंट्रीब्यूशन है। आप जो कह रही थी 30% तक का शेयर है,
इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी वैकेंसीज अपने सारे पोस्टिंग में 30% महिलाओं के लिए लागू करके रखा है, और वो पोस्टिंग होती भी है सब जगहों पर। लेकिन बहुत से स्कूल हैं जिनमें महिलाओं के बारे में ये होता है कि उनको कुछ प्रायोरिटी या प्रेफरेंस तो चाहिए ही। जैसे हम लोग बात करें तो अपॉइंटमेंट में प्लेस का प्रेफरेंस चाहिए उनको, मेजर सिटीज चाहिए जहाँ पे वो परिवार के साथ अच्छे से रह सकते। ये चैलेंजेस सोसाइटी में होते हैं, कभी रिमोट में कोई पोस्टिंग हो जाती है तो परेशान होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें सोसाइटी को ध्यान रखना चाहिए, और हम सभी लोगों को मिलकर इन बातों को करना चाहिए, इन बातों पर हाईलाइट करना चाहिए। आज का जो विषय था रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर जीवन त्रिपाठी जी ने तय किया था कि वुमेन एम्पावरमेंट इन साइंस और सोशल पर्सपेक्टिव दोनों की बात होनी चाहिए। इसके लिए हमने 2 रिसोर्स पर्सन आज अपने इस कार्यक्रम में रखे। हमारे तमाम जो रीजनल सेंटर के स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर जो अपने समय के साथ व्यस्त समय को निकाल के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और हम लोगों को सुन रहे थे, उन सभी लोगों को हमारे विद्यार्थी काफ़ी अच्छे से दिए। क्या सर हम लोग 5 मिनट का इंटरेक्शन सेशन कर सकते हैं इसको? हाँ पांडे जी, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू से समथिंग और आस्क समथिंग। एक बार दो को हम एक मिनट अलाउ करते हैं। अभी जैसे कि देखिए, मैं स्टूडेंट से अनुरोध करूंगा पांडे जी, ये मैं स्टूडेंट से अनुरोध करूंगा कि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहें। अगर उनका कोई दूसरा टॉपिक है तो वो अलग से आप हमसे पूछ सकते हैं। और प्रोफेसर सीमा मैम ने जनरल इश्यूज पे बात की, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, बट इट शुड बी कीप ऑन रिमाइंडिंग रेगुलरली टू द सोसाइटी, पर्टिकुलरली द मेल जो पार्ट है जो सोसाइटी का, उनको रिमाइंड कराने की बार बार वो ज़रूरत है। और शायद इस तरीके के वेबिनार, इस तरीके की चर्चाएं एक पहल है उसी में। प्रोफेसर प्रज्ञा मैम ने जब रोजालिंड फ्रैंकलिन की बात की या वॉटसन क्रिक से उनकी तुलना, हम लोग रोजालिंड फ्रैंकलिन को पढ़ा करते थे, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक जो उन्होंने यूज़ की थी डीएनए स्ट्रक्चर समझने के लिए, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो समझने के लिए। सेलिसबरी, रॉस और गार्डनर, वो सारी किताबें शायद कभी पढ़ी थी हम लोगों ने, और वाकई एक खो सा नाम जाता है रोजालिंड फ्रैंकलिन का। लेकिन थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग अस अगेन उन सारी चीज़ों को। और शिल्पी अग्रवाल एक स्टूडेंट है, और गुलफना बेगम, दे वांट टू स्पीक समथिंग, और दे आस्क। आप अपना बहुत कंसाइज रखिए, क्योंकि मीटिंग वैसे भी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ गए हैं टाइम से। तो शिल्पी अग्रवाल आप पूछें, कुछ पूछना है आपको। थैंक यू सो मच सर। मैं शिल्पी अग्रवाल हूँ और इग्नू 48044 से भदोई से मैं इंग्लिश कोर्स किया था, इंग्लिश एमए किया था, पीजी किया था, अभी एजुकेशन की पीजी कर रही हूँ। तो और एट प्रेजेंट मैं वर्किंग हूँ एक प्राइमरी स्कूल में जॉब करती हूँ, टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। एंड रिसेंटली आई गॉट एन अवार्ड फॉर मिशन शक्ति अवार्ड, मुझे मिला है अभी परसों, मीन्स 6 मार्च को। तो ये मेरा अचीवमेंट, लास्ट ईयर भी मुझे मिशन शक्ति अवार्ड मिला था 21 में, मतलब 2021 में मुझे वो अवार्ड भी मिला था सर। तो मैं कुछ बातें केवल और केवल कहना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी सारी बातें सीमा मैम को सुना, प्रज्ञा मैम को सुना, बहुत सारी बातें सुनने के बाद केवल और केवल एक अंदर से जो अलख जगती है, वो अलख केवल और केवल इतनी जगती है कि औरत को उसको सम्मानित करना, उसको अवेयर करना, उसको केवल ये बताना कि उसके अंदर ये शक्तियां हैं, ये हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी है सर, वो उन लोगों ने ही हमारे दिमाग में ये भर के रखा है कि तुम औरत हो और तुम्हारी ये लिमिटेशन है, तुम्हारी ये शक्ति है, तुम्हें ऐसे ही रहना है, तुम्हें वैसे ही रहना है। तो इन सब चीजों के लिए केवल और केवल एक हम के इतने बुद्धिजीवी लोग हैं और यहाँ पे इकट्ठे होके आपस में बातें कर रहे हैं,
चूंकि सीमा मैम को भी बहुत अच्छे से सुनी, मैं वर्ड टू वर्ड सुनी, प्रज्ञा मैम को वर्ड टू वर्ड सुनी, तो मुझे लगता है कि मैम आप लोगों को और भी एफर्ट करके कुछ ऐसी महिलाओं को भी वो करना चाहिए जो सच में बहुत जरूरी है जिनके लिए, कि वो लोग जाने कि उनकी शक्तियां क्या है, वो अवेयर हो, और शायद नेक्स्ट जनरेशन जो हो, वो नेक्स्ट जनरेशन हम लोगों का और भी अच्छा हो। और जो मैं सरकार की किसी पॉलिसी को गलत नहीं कह रही, ना किसी तरह से क्रिटिसिज्म उस चीज का क्रिटिसाइज कर रही हूँ, मगर मैं एक बात जरूर कहती हूँ कि जितनी सारी पॉलिसीज आती है, अगर उन सारी पॉलिसीज का फ्लोरिंग सही से हो, तो मोस्ट प्रोबेबली कि जो ये सारी बातें हम लोग आपस में कर रहे हैं, इसका भी रेशियो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाए, हमें इतनी अवेयरनेस के लिए इतनी एफर्ट लगाने की जरूरत ना हो। और इन सब चीजों में हमें लगता है कि आप लोग जैसे ही बड़े लोग इसमें काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, और फिर अपलिफ्टमेंट होगा, विमेन एम्पावरमेंट होगा, और विमेन आगे बढ़ेगी। यहाँ की विमेन इतनी ज्यादा अंदर में उसकी इतनी सारी शक्तियां हैं, तो वो अपनी शक्तियों को खुद ही रिकग्नाइज करेगी और खुद ही वो आगे बढ़ेगी। बस जरूरत केवल और केवल उसे अपनी शक्तियों को पहचानने की है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you, Shilpi. It's very good to know कि our student is excelling in the field, और आप मिशन शक्ति अवार्ड विनर हैं। हमें अच्छा लगा, मतलब कि ये सब सुन करके, जैसा प्रज्ञा मैम ने बताया भी था कि ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है इग्नू द्वारा। तो यू आर जस्ट एन एग्जांपल ऑफ दैट। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग।